आर्यन, वो खुद को बचाने के काबिल भी नहीं था। आर्यन ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, चलो देखते हैं। उसने सर्द नजरों से शानकांत को देखा। उसकी आंखों में गहरी नफरत और क्रूरता की झलक थी और बोला, अगर ये त्रिशनेश जी का परिवार ना होता तो मैं तुम सबको एक एक कर मार देता। आर्यन का स्वर इतना ठंडा था कि हड्डियों तक सिहरन पहुंच जाए। शानकांत ने भी अचानक एक पल के लिए कंपकंपी महसूस की, लेकिन तुरंत ही उसने अपनी क्रूर निगाहों से कहा, अगर यह मेरे पिताजी की शौक सभा नहीं होती तो अब तक मारे जा चुके होते। अब निकलो यहाँ से। आर्यन ने शानकांत को कुछ पल घूरा और फिर वापस मुड़कर चला गया। शानकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ हो? तुम्हारे जैसे बहुत से कचरे हर साल सप्तचर्क महाविद्यालय की परीक्षा देने आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। हा 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 हा। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। मृतक की याद में स्थापित सभा में उनकी हंसी गूंज रही थी। वे ये भी भूल गए थे कि उन्होंने अभी किसी अपने को खोया है। गौरांग ने अपने दादाजी की स्मारक पट्टी के सामने बैठकर अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से बंद की कि उसके हाथ से खून टपकने लगा। फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। शिवांश महल से निकलते ही वह सीधे हर्षवंश परिवार की ओर मुड़ गया। शिवांश परिवार में कोई प्रतिशोध की बात नहीं कर रहा था, पर वो इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था। चाहे उसे मरना ही क्यों ना पड़े, वह उन्हें इसका दंड देगा। लेकिन आर्यन ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में कहा, तुम मरना चाहते हो क्या? गौरांग ने गंभीरता से कहा, मुझे मत रोको। आर्यन ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। अगर तुम्हारे दादा की आखिरी इच्छा का ख्याल ना होता तो क्या मैं तुम्हें रोकता? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं कि जब वो तुम्हें कचरा कह रहे थे तो उन्हें पलटकर जवाब दे सको, और अब तुम्हें वीरता सूझ रही है। तुम्हें लगता है जान देकर तुम अपने दादा का कर्ज चुका दोगे? इससे अच्छा तो तुम उनकी स्मारक पट्टी में अपना सिर मारकर खुद को खत्म कर लो। आर्यन ने गौरांग को बगल की दीवार से कसकर चिपका दिया और उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, मोटे, ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है। आर्यन का गुस्सा चरम पर था और उसके भीतर की शक्ति ने गौरांग को पूरी तरह से दबा दिया। गौरांग ने संघर्ष तो किया, पर आर्यन की प्रचंड ऊर्जा के आगे वह टिक नहीं सका। गौरांग की आंखों में आंसू थे। वह फूट पड़ा और बच्चे की तरह रोते हुए बोला, मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ। मेरी शक्ति भी बेकार है। मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। उसका दर्द उसकी हर बात में छलक रहा था। वो उनमें से हर किसी को सबक सिखाना चाहता था जो आज उस पर हंस रहे थे, लेकिन उसकी शक्तियां उस स्तर पर नहीं थी जहां वो ये कर सके। आर्यन ने दीवार पर जोर से मुक्का मारा और गरजते हुए बोला, बच्चे की तरह रोना बंद करो। बताओ, क्या तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो? गौरांग ने दुखी मन से सिर झुका लिया। आर्यन ने गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ी और उसके जबड़े को ऊपर करते हुए बोला, मैंने पूछा, क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो? आर्यन का सिद्धांत था, जो भी उसका मजाक उड़ाता था वह उसे अच्छा सबक सिखाता था, चाहे उसे इसके लिए कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अगर एक बार आप दब गए तो फिर हमेशा ही दबे रहोगे। आर्यन ने अंगार भरी आंखों के साथ फिर से कहा, तुम्हें यह तय करना होगा। तुम्हें उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो तुम्हें बेकार समझते हैं। क्या तुम तैयार हो? गौरांग ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और दृढ़ता से कहा, हाँ। आर्यन ने गरजते हुए कहा, जोर से बोलो। गौरांग ने चिल्लाकर कहा, हाँ। आर्यन हंस पड़ा और बोला, इतनी जोर से भी मत कहो कि मेरे कान फट जाएं। आर्यन ने गौरांग के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, सुनो, अगले महीने सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा है। जो लोग तुम्हें बेकार समझते हैं उन्हें तुम्हारे आगे झुकना होगा। अगर तुम्हारे पास विशेष योग्यता नहीं है तो अपनी ताकत से जगह बनाओ। ये परीक्षा केवल तुम्हारे लिए नहीं, हम दोनों के लिए है। आर्यन के ये शब्द केवल गौरांग के लिए नहीं थे, ये उसके अपने लिए भी थे, क्योंकि अमृतद्वीप में तरंग महाद्वीप के लोगों को कचरा माना जाता था। ये बात उसे बहुत चुभती थी, तो वो सबको दिखा देना चाहता था कि तरंग महाद्वीप के लोग किसी से कम नहीं हैं। उसी समय अचानक कुछ लोगों की आभा उनकी ओर बढ़ते हुए महसूस हुई। तिम्रा ने आर्यन को चेताया, यंग मास्टर, कोई आ रहा है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये लोग इतनी जल्दी आ गए? लगता है हर्षवंश परिवार को हमें खत्म करने की बहुत जल्दी है। अगर ऐसा है तो अचानक कुछ दूर से चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। जो कोई भी उनकी ओर आ रहा था, एक एक कर उन सब की आभा गायब हो गई। अगले ही पल एक आकृति उनके सामने आकर उतरी। यह कोई और नहीं बल्कि स्नेंदु था। वो मुस्कुराते हुए बोला, तो लड़के, हम फिर से मिल गए। आर्यन चौंक गया और आदरपूर्वक बोला, वरिष्ठ, आप यहाँ? स्नेंदु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो अभी कुछ कॉलेजवाला संघ के तुच्छ लोग आ रहे थे तो उन्हें निपटा दिया। कॉलेजवाला संघ? आर्यन का दिल एक पल को कांप उठा। उसने मन ही मन सोचा, मैंने तो कभी कॉलेजवाला संघ को नहीं छेड़ा, फिर वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? लेकिन जल्द ही उसने खुद से कहा, जरूरी यह नहीं है कि मैंने उन्हें छेड़ा या नहीं। अगर उन्होंने मुझे चुनौती दी है तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्हें खत्म करना ही होगा।
आर्यन आगे बढ़ना चाहता था। अगर वो चाहता था कि अमृतद्वीप में सभी लोग दक्षिणी तरंग महाद्वीप के लोगों का सम्मान करें, तो केवल शब्दों से कुछ नहीं होने वाला था। उसे अपनी शक्ति बढ़ानी होगी और एक नई ऊंचाई तक पहुंचना होगा। सिर्फ शक्तिशाली लोग ही सम्मान के काबिल होते हैं। स्नेंदु ने हल्के स्वर में कहा, मैं यहाँ मालकिन के कहने पर आप लोगों को लेने आया हूँ, तो चलिए मेरे साथ। मालकिन? आर्यन को थोड़ा शक हुआ। नक्षत्र नगर में उसका पहला दिन था और वो यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। स्नेंदु मुस्कुराते हुए बोला, हमारी मालकिन का उपनाम आर्य है। ये शब्द सुनते ही आर्यन के मन में एक छवि उभरी, वो नकाब में छुपी लड़की जो कभी फायर ग्लास शहर में आर्यध्वज हॉल की एक छोटी सी दुकान की मालकिन थी। तुरंत आर्यन के मुंह से निकला, क्या आप आर्य परिवार की मेघना की बात कर रहे हैं? वो वही लड़की थी जिसने उसकी और उसके परिवार की बहुत मदद की थी। वो जिसने उसके दादाजी को बचाया था। अगर वो नहीं होती तो शायद दादाजी भी। आर्यन इस एहसान को कभी नहीं भूला। वह हमेशा से इसे चुकाना चाहता था, लेकिन उसके जाने के बाद वह कभी उसका पता नहीं लगा सका। क्या अब वो नक्षत्र नगर में है? आर्यन ने सोचा और तुरंत कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तिम्रा ने हल्का सा मुंह फुलाया, थोड़ी ईर्ष्या से बोली। जैसे ही किसी लड़की का नाम सुना वैसे ही तुरंत उनके साथ चलने को तैयार हो गए। हाँ, वेदिका ने उसकी ओर घूरते हुए उसे चुप कराया। फिर वे चारों स्नेंदु के साथ निकल पड़े। आधे घंटे बाद शिवगिरी वासिका, मेघना वासिका के पीछे के हिस्से में दरवाजे पर खड़ी थीं। आज उसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं था। फायर ग्लास शहर की तुलना में वो अधिक सुंदर और परिपक्व लग रही थी। दूर से आर्यन को आते देख उसकी आंखें भावनाओं से भर गई थीं और आंसू छलकने को थे। वो दिन रात जिसे याद करती थी वो अब उसके सामने था, पर वो शब्दों में कुछ नहीं कह पाई। आर्यन भी उसके सामने आकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसने बस धीमे से कहा, मेघना जी। मेघना हल्के से मुस्कुराई और बोली, हम एक दूसरे को फायर ग्लास शहर से जानते हैं, तो इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे सिर्फ मेघना भी कह सकते हो। आर्यन ने सम्मानपूर्वक कहा, ठीक है मेघना। उसके दिल में आभार और सम्मान की भावना अपार थी, जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। मेघना तुरंत मुस्कुराकर बोली, अरे मैंने आप लोगों को अभी भी दरवाजे पर खड़ा रखा है, चलो अंदर चलिए। वेदिका ये सुनकर चौंक गई। नक्षत्र नगर की शिवगिरी वासिका की मालकिन। ये अमृतद्वीप के 10 सबसे बड़े व्यापारी संघों में से एक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पीछे ऐसा प्रभावशाली हाथ होगा। गौरांग तो और भी ज्यादा हैरान था। उसने बस मेघना के बारे में सुना था, कभी देखा नहीं था। एक तो वह इतनी सुंदर थी और ऊपर से शिवगिरी वासिका की मालकिन। वासिका की ताकत नक्षत्र नगर के शीर्ष परिवारों से कम नहीं थी। मालकिन, गौरांग ने उत्साहित होकर कहा, अब हमें खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तिम्रा ने खुशी से ताली बजाई, वाह, अब तो मौज ही मौज है। मेघना ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही खाने का प्रबंध कर दिया है। अब तुम यहीं रह सकते हो और जो चाहे खा सकते हो। तुम्हें यहाँ से कोई भगाएगा नहीं। ये तो कमाल है, तिम्रा ने चहकते हुए कहा। पहले तो वो थोड़ी जलन महसूस कर रही थी, पर अब बेहद खुश थी। खाने पीने के बाद सभी संतुष्ट नजर आए। मेघना के मन में आर्यन से कहने के लिए बहुत सी बातें थीं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि शुरुआत कहाँ से करे। आर्यन भी सोच रहा था कि वो मेघना को धन्यवाद बोले और उसके लिए कुछ करे, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में वो कुछ नहीं कर सकता था। पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। ये सोचकर आर्यन ने पूछा, मेघना, क्या नक्षत्र नगर के आसपास कोई ऐसी अच्छी जगह है जहां मैं अभ्यास कर सकूं? मेघना ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें डीमन बीस्ट वाले इलाकों की तलाश है? आर्यन ने सिर खुजलाते हुए मुस्कुराकर कहा, आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। मेघना हंसकर बोली, मुझे पहले से ही पता था तुम इस बारे में पूछोगे। नक्षत्र नगर में एक विशाल बूचड़खाना है जहां हर रोज 3 से 4 हजार बीस्ट मारे जाते हैं। ये ज्यादातर पहले और दूसरे स्तर के बीस्ट होते हैं, तो पता नहीं ये तुम्हारी मदद करेगा या नहीं। और भी एक जगह है, नक्षत्र नगर में एक भूमिगत नदी है। मैंने सुना है कि वो अमर पर्वत से नीचे की ओर बहती है। इस नदी में भी बहुत से बीस्ट रहते हैं, लेकिन वे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो अकेले मत जाना, स्नेंदु चाचा को साथ ले जाना। आर्यन ने उत्साहित होकर पूछा, मैं बूचड़खाना कब जा सकता हूँ? मेघना ने कहा, कभी भी। आर्यन ने तुरंत कहा, तो फिर चलिए अभी चलते हैं। क्या? मेघना दंग रह गई। नक्षत्र नगर एक विशाल नगर था जहां असंख्य वासिका और भोजनालय थे। ताजे मांस की मांग बहुत अधिक थी और साथ ही उनकी गुणवत्ता की भी। इसी ने नगर में एक विशाल बीस्ट उद्योग को जन्म दिया। आर्यन और गौरांग बूचड़खाने की इमारत के बाहर खड़े थे। लोहे के मोटे दरवाजे पर खून के धब्बे और अंदर से आती बीस्ट्स की भयानक आवाजें वातावरण को और डरावना बना रही थीं। बूचड़खाने का प्रबंधक, जो मोटी तोंद वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था, उन्हें दरवाजे पर ही मिला। उसने एक निगाह गौरांग के भारी शरीर पर डाली और फिर आर्यन की ओर देखते हुए बोला, क्या तुम दोनों ये काम कर पाओगे? उसने संशय भरे स्वर में पूछा।
आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा, हम ये कर लेंगे, और अगर कुछ हुआ तो आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रबंधक ने गहरी सांस ली। अच्छा है, अंदर कुछ पुराने कसाई हैं, वो तुम्हें सिखा देंगे, पर याद रखना ये बीस्ट बहुत उग्र हैं, यहाँ हर साल कई लोग घायल होते हैं, कुछ तो मर भी जाते हैं। इतना कहकर प्रबंधक ने दरवाजा खोला और जम्हाई लेते हुए अंदर चला गया। गौरांग, जो अब तक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, ने आर्यन से सवाल किया, भाई तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आर्यन ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हें अभी अपनी शक्ति का अंदाजा तक नहीं है। आज मैं तुम्हारे अंदर की शक्ति को जागृत करने जा रहा हूँ। गौरांग ने हैरानी में कहा, क्या मतलब? मतलब ये कि आज के बाद शिवांश परिवार तुम्हें कमजोर और बेकार कहने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम उनकी सोच को बदल दोगे, आर्यन ने जोश से कहा। उसके मन में गौरांग के रूप में 5वें वॉर गॉड की छवि उभर रही थी, जो एक अभेद्य सुरक्षा वाला वॉर गॉड था। गौरांग अभी भी असमंजस में था, लेकिन आर्यन के चेहरे की दृढ़ता ने उसे कोई और सवाल करने का मौका नहीं दिया। बूचड़खाने के अंदर का दृश्य भयावह था। चारों ओर खून के धब्बे, कटे हुए अंग और लोहे के बड़े बड़े पिंजरे थे। पिंजरों में डीमन बीस्ट कैद थे। उनकी लाल आंखें और तेज दांत देखकर कोई भी डर जाए। आर्यन ने गौरांग की ओर देखा। तैयार हो जाओ। किसके लिए? गौरांग ने घबराते हुए पूछा। इससे पहले कि गौरांग कुछ समझ पाता, आर्यन ने उसे पूरी ताकत से पकड़कर पिंजरों के बीच में फेंक दिया। भाई, ये क्या कर रहे हो? गौरांग चीख पड़ा। गौरांग, जो करीब 250 किलो का भारी भरकम आदमी था, सीधे पिंजरों के बीच में जा गिरा। बीस्ट्स ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उनके लिए ये किसी स्वादिष्ट खाने की तरह था। उनकी नजरें गौरांग के मांस पर टिक गईं। उनमें से कई ने तो अपने पंजे बाहर निकालने शुरू कर दिए। हर बीस्ट के मन में यही विचार था, क्या ये स्वर्ग से आया उपहार है? गौरांग, जो अब पूरी तरह से डर चुका था, धीरे धीरे खड़ा हुआ। भाई, जल्दी बचाओ, ये सब मुझे खा जाएंगे। वहीं पास खड़े एक बूढ़े कसाई ने चिल्लाते हुए कहा, लड़के, क्या तुम पागल हो गए हो? यह आदमी मारा जाएगा। लेकिन आर्यन पूरी तरह शांत था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये नहीं मरेगा। गौरांग की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम्हें याद है जब तुम भाई से गिरे थे और फिर भी जिंदा बच गए थे? ये तुम्हारी मोटाई की वजह से नहीं था, ये तुम्हारे अंदर की अभेद्य शक्ति के कारण था। तुम्हारी रक्षा अभेद्य है। अब ये बीस्ट तुम्हारी असली शक्ति को जागृत करेंगे। ये कहने के बाद आर्यन ने एक कटोरे में भरे बीस्ट के खून को उठाया और सीधा गौरांग पर उड़ेल दिया। जैसे ही खून गौरांग पर गिरा, बीस्ट पागल हो गए। उनके भीतर का उन्माद जाग उठा। उन्होंने अपने पिंजरों को तोड़ दिया और गौरांग पर झपट पड़े। गौरांग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह बड़बड़ाया, ओह नहीं, अब तो यमराज से मुलाकात पक्की है। बीस्ट इतनी तेजी से गौरांग की ओर बढ़े कि उन्होंने उसे बार बार हवा में उछाल दिया। वो एक गोल गेंद की तरह इधर उधर उछल रहा था, लेकिन उसके पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं था। आर्यन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी ताकत सबको चौंका देगी। इंतजार करो अपनी अभेद्य शक्ति के जागृत होने का। साथ ही आर्यन ने कसाई का छुरा उठाया, एक बीस्ट को पकड़ा और छुरा चलाकर उसे सफाई से काट दिया। बधाई हो आर्यन, तुमने एक लेवल 1 के बीस्ट को मारा है। तुम्हें 120 एक्सपी पॉइंट्स, 10 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुमने एक लेवल 1 के बीस्ट को मारा है। तुम्हें 120 एक्सपी पॉइंट्स, 10 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। आर्यन का गुस्सा आसमान छू रहा था। वो एक पागलों की तरह बीस्ट्स को मारने लगा। हालांकि हर बार एक बीस्ट को मारने पर एक्सपी पॉइंट्स कम मिल रहे थे, पर इनकी संख्या इतनी अधिक थी कि आर्यन के लिए ये लेवल बढ़ाने के लिए काफी थे। वहां खड़े कुछ पुराने कसाई ये दृश्य देखकर दंग रह गए। ये लड़का पागल हो गया है। एक तो बीस्ट्स के पिंजरे में गेंद की तरह लात खा रहा है और दूसरा यहाँ पागलों की तरह इन्हें काट रहा है। ये तो बिल्कुल राक्षस की तरह लग रहा है। आर्यन ने एक और बीस्ट को काट कर गिराया और गुस्से में उसकी ओर देखते हुए गरज कर कहा, तुम्हारे जैसे लोग दक्षिणी तरंग महाद्वीप को नीचा दिखाते हो, हमें कमजोर समझते हो। तुम सब देखोगे, दक्षिण तरंग महाद्वीप का गौरव फिर से उठेगा और इस बार यह आर्यन की वजह से होगा। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। पागलपन की हद तक पहुंचकर वो बीस्ट्स को काटने लगा। दूसरी ओर कालजवाला संघ में भृगुपति ने गुस्से में चिल्लाया, क्या कहा? वो शिवगिरी वासिका में घुस गए। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों थे, क्योंकि उसके द्वारा भेजे गए सभी लोग मारे जा चुके थे। अब क्या करना चाहिए लीडर? एक आदमी ने पूछा। क्या हमें संघमास्टर को सूचित करना चाहिए? भृगुपति ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं, इस वक्त संघमास्टर को परेशान करना उचित नहीं है। वो लड़का आर्यन और उसका मोटा साथी गौरांग, वो दोनों हमारे आदमियों को मारने की सजा भुगतेंगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगर मैं उन दोनों कचरों को भी नहीं संभाल सका तो मुझमें और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। इसी बीच हर्षवंश परिवार ने भी यह खबर सुनी। चंद्रधर ने जोर से हंसते हुए कहा, आखिरकार शिवांश परिवार का वो बुढ़ा त्रिशनेश मर गया। अब उन्हें नक्षत्र नगर से गायब करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
लेकिन तन्मय ने कुछ और योजना बनाई हुई थी। उसने कहा, चाचा जी, शिवांश परिवार अब कमजोर है, हमें उन पर हमला करने की जरूरत नहीं है। सबसे प्रभावी तरीका है उनके सप्तचक्र महाविद्यालय भेजे गए शिष्यों को खत्म करना। चंद्रधर की भौहें तन गईं, लेकिन फायर इम्मोर्टल रूट, चिंता मत कीजिए, मेरे गुरु ने मेरे लिए कुछ और तैयार किया है, उस इम्मोर्टल रूट से कहीं बेहतर। वैसे भी वो मोटा सुअर गौरांग और वो दक्षिणी क्षेत्र का कचरा पहले ही शिवांश परिवार से बाहर फेंके जा चुके हैं, अब उनकी रक्षा ना होने के साथ उन्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं। तन्मय के दिल में आर्यन के प्रति गहरी नफरत बस चुकी थी, आखिर उसने उसके पिताजी को मारा था। एक पल के लिए वो शिवांश परिवार को बख्श सकता था, लेकिन आर्यन को कतई भी नहीं। चंद्रधर ने कहा, हमें अभी तक नहीं पता चला है कि वो शिवगिरी वासिका से कैसे जुड़ा है और उसका उनके साथ रिश्ता क्या है, लेकिन शिवगिरी वासिका की ताकत। तन्मय हंसते हुए बोला, चाचा चिंता मत कीजिए, मैंने इस चीज का भी समाधान निकाल लिया है। शिवगिरी वासिका के पास कितनी ही ताकत क्यों ना हो, लेकिन वे सप्तचक्र महाविद्यालय से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। हा, अगर लोग किसी और के मामले में टांग अड़ाएंगे तो उन्हें अपनी टांग की फिक्र भी होनी चाहिए, कहीं उनकी टांग ही ना कट जाए। हा। 3 दिन बाद, बधाई हो आर्यन, तुम्हारी शक्तियों का स्तर एक लेवल बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लेवल 8 आत्मवीर। इस समय गौरांग अब भी बीस्ट की भीड़ के बीच पिस रहा था। उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन अब उसने धीरे धीरे इस सब की आदत डाल ली थी। उसने अपने शरीर में मौजूद अभेद्य रक्षा शक्ति को भी महसूस करना शुरू कर दिया था। 5 दिन बाद, बधाई हो आर्यन, तुम्हारी शक्तियों का स्तर एक लेवल बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लेवल 9 आत्मवीर। सिस्टम सूचना, उद्यमवीर स्तर हासिल करने के लिए आपको लेवल 2 की इम्मोर्टल रूट की जरूरत होगी। आर्यन के चेहरे पर गंभीरता आ गई। तो ये सच था। फिर उसने अपनी स्पेस रिंग में देखा। पहले जो भी उसे इम्मोर्टल रूट मिली थी, उन्हें पूर्वज रुद्रदेव द्वारा निगल लिया गया था, क्योंकि वो लगातार ड्रैगन स्लेयर के साथ अपनी ऊर्जा का सम्मिलन कर रहे थे। मुझे जल्द से जल्द लेवल 2 की इम्मोर्टल रूट हासिल करनी होगी, तभी मैं एक उद्यमवीर बन पाऊंगा, आर्यन ने खुद से कहा। आम योद्धाओं को इम्मोर्टल रूट चाहिए होती थी, तभी वो सीमा तोड़कर अगले स्तर पर पहुंच पाते थे। आर्यन के लिए भी यही स्थिति थी, लेकिन सिर्फ पहले स्तर की इम्मोर्टल रूट से उसका काम नहीं चलेगा, उसे दूसरे स्तर की इम्मोर्टल रूट चाहिए होगी, वरना वो अपनी शक्तियां नहीं बढ़ा पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, डेथ गॉड सील में बंद भूत प्रेत भी इम्मोर्टल रूट की ऊर्जा की मांग कर रहे थे। वे रोते हुए बच्चों की तरह चिल्ला रहे थे। आर्यन के कंधों पर काम का बोझ बहुत बड़ा था। पहले भूमिगत नदी पर चलते हैं, शायद कुछ हासिल हो जाए, आर्यन ने गहराई से सोचा। गौरांग, आर्यन ने गौरांग को पुकारा, जो बीस्ट्स के बीच में बेसुध पड़ा था। मरे होने का नाटक बंद करो और जल्दी उठो। भाई, क्या एक रात चैन से सोने भी नहीं दोगे? मैं मरते मरते बचा हूँ। गौरांग जमीन से उठते हुए जम्हाई लेते हुए बोला। वो उससे थोड़ा नाराज था। पिछले 5 दिनों में बीस्ट्स ने उसे अच्छी तरह से कुचला था, लेकिन जैसा आर्यन ने कहा था, वो बच गया। यहाँ तक कि गौरांग खुद इस चमत्कार पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने हल्का सा महसूस भी किया कि वो जल्द ही आत्मवीर के 9वें स्तर तक पहुँचने वाला है। उसके शरीर में शक्ति अब घनी हो रही थी। जितना ज्यादा उसे मारा गया, काटा गया या दांतों से घायल किया गया, उसकी शक्ति उतनी ही प्रबल होती गई। क्या मैं पैदा ही कष्ट झेलने के लिए हुआ हूँ? गौरांग ने सोचा, लेकिन आंसू नहीं आए। उसने ठान लिया था कि वो ताकतवर बनकर रहेगा और सबसे अपने अपमान का बदला लेगा। भाई, अब कहाँ चलना है? बूचड़खाने से बाहर निकलते हुए गौरांग ने पूछा। आर्यन ने कहा, भूमिगत नदी पर, वही नाला जहाँ पिछली बार मुझे ले गए थे। गौरांग ने घबराते हुए पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, उसी गंदे नाले के नीचे ही भूमिगत नदी है। तुम आत्मवीर के 9वें स्तर पर पहुंचने वाले हो, तो अब तुम्हें दूसरी श्रेणी की इम्मोर्टल रूट से जुड़ना होगा। दूसरी श्रेणी की इम्मोर्टल रूट? गौरांग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसे पाना तो असंभव है। इम्मोर्टल रूट बेहद दुर्लभ थी और उन्हें पाना भी इतना आसान नहीं था, फिर चाहे वो पहली श्रेणी की हो या दूसरी श्रेणी की। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। गौरांग के पास कोई और चारा नहीं था और वो चुपचाप आर्यन के साथ चला गया। सुबह का समय, वेदिका सुबह तड़के जाग चुकी थी और बगीचे की ओर बढ़ रही थी। इन दिनों वह लगातार औषधि शास्त्र का अभ्यास कर रही थी। सप्तचक्र महाविद्यालय में केवल शारीरिक शक्तियों के बलबूते पर ही नहीं, बल्कि औषधि, शस्त्र निर्माण और फॉर्मेशन विद्या के जरिए भी प्रवेश लिया जा सकता था। तिम्रा भी लगातार अभ्यास कर रही थी। उसका पास खतरनाक युद्ध शक्तियां थी। सुप्रभात, मेघना दी। वेदिका बगीचे में बैठी मेघना के पास पहुंची। मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो कल औषधियां बनाई थी, वह सभी बिक चुकी हैं। उनकी मांग सच में बहुत ज्यादा है। वैसे मैं यहाँ तुमसे एक जरूरी बात करने आई थी। 10 दिन बाद नक्षत्र नगर में एक बड़ा नीलामी संग्राम है। अगर तुम हमारे लिए कुछ अच्छी पिल्स बना सको तो ये बहुत अच्छा होगा। ओह हाँ, आर्यन कहाँ है?
मेघना ने आर्यन के आंगन की ओर नजर घुमाई। वेदिका ने बताया, वो अभी तक नहीं आया। क्या? मेघना की आंखें सिकुड़ गई और उसने जल्दी से कहा, स्नेंदु चाचा। अगले ही पल स्नेंदु बिजली की गति से उसके पास आकर रुके। जी मालकिन। मेघना ने पूछा, आर्यन अभी तक क्यों नहीं आया? क्या बूचड़खाने में कोई दिक्कत हुई है? स्नेंदु ने कहा, नहीं तो बूचड़खाने में सब ठीक है, वहाँ के बारे में किसी की कोई जानकारी नहीं है। कॉलेजवाला संघ और हर्षवंश परिवार अभी भी कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। तो फिर वो कहाँ? अचानक मेघना के दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, भूमिगत नदी। ये सुनकर स्नेंदु को भी झटका लगा। क्या वो लड़का पागल हो गया है? अचानक वो वहां से गायब हो गए। मेघना ने बड़बड़ाया, चाचा सावधान रहना। एक अंधेरे कोने में एक काली परछाई उनके बीच की ये सब बातें सुन चुकी थी और उसने कहा, भूमिगत नदी, तो वो कचरा वहां गया है। जल्दी से मुझे ये खबर लीडर को देनी होगी। और वो वहां से गायब हो गया। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद। हर्षवंश परिवार के विशाल महल के भीतर मुख्य कक्ष में सप्तचक्र महाविद्यालय के कुछ छात्र उपस्थित थे। उनके सामने तन्मय कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें क्रोध से भरी थीं और चेहरा एक शातिर मुस्कान में सिमटा हुआ था। आखिरकार वो आर्यन बाहर आ ही गया। अब देखता हूं कि वो कैसे बचता है, तन्मय ने कपट भरे अंदाज में कहा। कनिष्ठ भाई, उस दक्षिणी क्षेत्र के कचरे को हम पर छोड़ दो। चिंता मत करो, हम उसे कल का सूरज देखने नहीं देंगे। लगभग 20 वर्षीय युवक सप्तचक्र महाविद्यालय के वस्त्रों में लिपटा गंभीर आवाज में बोला। तन्मय के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान छा गई। उसने कहा, तो फिर धन्यवाद भाइयों। जब ये काम पूरा होगा तो 20 धरती मणि आपकी। धन ही दुनिया को चलाता है। धरती मणि साधारण धन से 10,000 गुना अधिक मूल्यवान थे और वो पहाड़ों को भी हवा में उड़ा सकते थे। उनका स्वामित्व केवल उच्च वर्ग के शक्तिशाली परिवारों के पास था। तन्मय ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे हटकर कहा, अब देखता हूं कि आर्यन तुम कब तक शिवगिरी वासिका की मालकिन के पीछे छुपे रहते हो। पूरे नक्षत्र नगर में मुझसे कोई नहीं बच सकता, ये मेरा इलाका है। उसी पल हॉल के पिछले हिस्से से चंद्रधर बाहर आया और बोला, सप्तचक्र महाविद्यालय के छात्रों को उससे भिड़ाना बढ़िया चाल है। उनके मामले में तो शिवगिरी वासिका के लोग भी टांग नहीं अड़ा पाएंगे। बहुत खूब तन्मय हंसा। दुख की बात यह है कि मैं उस कचरे को अपने हाथों से नहीं मार पाऊंगा। चंद्रधर बोला, प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, केवल परिणाम मायने रखता है। ओह हाँ, रत्नकुटी व्यापार संघ ने भी संदेश भेजा है। उन्होंने सहयोग करने की स्वीकृति दे दी है। अगर हम सटीक जानकारी दे सकें तो वो कार्रवाई करेंगे, चंद्रधर ने कहा। साथ ही रत्नाकर परिवार ने यह भी कहा है कि नक्षत्र नगर में नीलामी संग्राम 10 दिनों में शुरू होगा। हर्षवंश परिवार सप्तचक्र महाविद्यालय का एक गुप्तचर संगठन था और वे जानकारी जुटाने में महारथी थे। तन्मय हल्की मुस्कान के साथ बोला, नीलामी संग्राम से जल्द ही शिवगिरी व्यापार संघ का पत्ता कटने वाला है। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई हर्षवंश परिवार के शत्रु को पनाह देने की। हाँ, ये नीलामी संग्राम सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा से पहले हो रहा था। सभी बड़े व्यापार संघ पूरी तैयारी में जुटे थे। भले ही इसे संयुक्त आयोजन कहा गया हो, पर वास्तव में ये गुप्त प्रतिस्पर्धा भी थी। जिसके पास सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं होंगी वो नक्षत्र नगर का सबसे बड़ा व्यापार संघ कहलाएगा और वे सप्तचक्र महाविद्यालय के साथ एक अच्छा रिश्ता भी बना सकते थे। ये खुद को प्रदर्शित करने का एक अच्छा मौका था और कोई भी व्यापार संघ इसे छोड़ना नहीं चाहता था। इस वर्ष की नीलामी अद्वितीय और अत्यंत शक्तिशाली होने वाली थी। इसमें असाधारण और अद्वितीय वस्तुएं रखी जाएंगी और विभिन्न प्रमुख व्यापार संघ अपनी सबसे अनमोल वस्तुएं, यहां तक कि दिव्य उपकरण भी प्रस्तुत करेंगे। पहले यह नीलामी केवल नक्षत्र नगर के प्रमुख रईसों के बीच होती थी, पर इस बार मामला अलग था। सप्तचक्र महाविद्यालय ने आदेश जारी किया था कि अब केवल इंसान ही नहीं बल्कि देवल और दानव भी इसमें भाग ले सकते हैं। ये एक अदृश्य युद्ध जैसा था। वस्तु जितनी प्रभावशाली होगी उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ेगी। ये पूरे अम्रद्वीप का सबसे प्रतिष्ठित नीलामी संग्राम था और इस बार इसे बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा था। प्रतियोगियों के लिए यह एक संघर्ष था, व्यापार संघों के लिए यह एक प्रत्यक्ष मुठभेड़ थी। तन्मय ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे अभी नहीं पता, पर वहां कुछ ऐसा जरूर होगा जिसकी मुझे जरूरत है। चंद्रधर ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, इस बार मैंने 400 से अधिक धरती मणि जमा की है। ये हर्षवंश परिवार की पूरी संपत्ति थी। तन्मय के लिए चंद्रधर कुछ भी कर सकता था। अगर तन्मय को डिमन स्लेयर की उपाधि तक पहुंचाने के लिए हर्षवंश परिवार को दिवालिया भी होना पड़े तो चंद्रधर को कोई परवाह नहीं थी। दूसरी ओर भूमिगत नदी के पास गौरांग का चेहरा डर से सफेद हो गया था। उसके सामने पानी से निकला एक अजीबोगरीब बीस्ट खड़ा था। भाई, यह क्या है? गौरांग ने कांपती आवाज में पूछा।
वो बीस्ट एक विकृत छिपकली जैसा दिखता था, उसकी मांसपेशियां फटी हुई थीं और चेहरा डरावना था। उसकी 2 आंखें गौरांग के शरीर की चर्बी को लालच भरी नजरों से देख रही थीं। आर्यन ने भूमिगत नदी के बहते पानी की ओर देखा। उस पानी में और भी ऐसे बीस्ट तैर रहे थे। आर्यन ने गंभीरता से कहा, ये चाहे जो भी हो, बस एक शब्द याद रखो, मार डालो। आर्यन ने गौरांग को बीस्ट के सामने धक्का दे दिया और कहा, गौरांग, ये तुम्हारी मेहनत के परिणामों को परखने का समय है। क्या? नहीं मास्टर, ये मुझसे नहीं होगा, गौरांग जोर से चिल्लाया। बीस्ट ने एक झटके में गौरांग को पकड़ लिया। उसका आधा शरीर उसके विशाल मुंह के अंदर चला गया था। गौरांग के चेहरे पर डर की लकीरें खींच गईं। वो चिल्लाने लगा, मास्टर बचाओ, मैं मर जाऊंगा। लेकिन कुछ अजीब हुआ, उसके शरीर से एक भी खून की बूंद नहीं गिरी, बल्कि उसकी त्वचा के चारों ओर एक सुनहरी आभा चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दिव्य कवच ने उसे पूरी तरह ढक लिया हो। बीस्ट ने उसे चबाने की कोशिश की, लेकिन उसके दांत टूटकर नीचे गिर गए। गौरांग को इसका एहसास ही नहीं हुआ और वो लगातार चिल्ला रहा था, मैं मरने वाला हूँ, भगवान बचाओ। आर्यन, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था, ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, इसकी रक्षा शक्ति, ये तो अद्भुत है। साथ ही उसने मन ही मन कहा, लेवल 4 की सोलस्टम तकनीक। उसके शरीर से अमर ऊर्जा तेजी से निकलने लगी और उसकी मुट्ठियां सख्त हो गईं। वो आगे बढ़ा, इमोर्टल फिस्ट। जैसे ही उसका मुक्का बीस्ट से टकराया, उसका शरीर उस जगह से लकड़ी में तब्दील होने लगा। आर्यन रुका नहीं और लगातार मुक्के बरसाने लगा। -1022, -982, -1203। यह आर्यन के हमले से बीस्ट को होने वाले नुकसान के अंक थे। बीस्ट, काटकाश बीस्ट, HP 15,000, स्तर लेवल 3। विवरण, ये बीस्ट अमर पर्वत से उत्पन्न हुआ था। इसके शरीर में एक तलवार छिपी है, इसलिए इसे काटकाश बीस्ट कहते हैं। क्या इसके शरीर में तलवार है? चलो बढ़िया है, अभी मुझे वैसे भी एक हथियार की जरूरत है। आर्यन अपने आप में बुदबुदाया। फिर मन ही मन सोचा, पूर्वज इतने दिन हो गए, कहीं आपने मेरे ड्रैगन स्लेयर को निगल तो नहीं लिया और अब मेरे सामने आने से बच रहे हैं। आर्यन के लिए पिछले कुछ दिन बिना ड्रैगन स्लेयर के बिताना कठिन हो गए थे। मास्टर, क्या बड़बड़ा रहे हो? जल्दी करो, नहीं तो यह मुझे खा जाएगा, गौरांग चिल्लाया। इसके तुरंत बाद आर्यन ने एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए। अब जब गौरांग उसके जबड़ों में फंसा हुआ था, तो बीस्ट के पास पलटवार करने का कोई तरीका नहीं था और आर्यन बिना किसी डर के उस पर हमला कर पा रहा था। आर्यन, बधाई हो, तुमने एक काटकाश बीस्ट को मारा है। तुम्हें 2000 XP पॉइंट्स, 50 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक पार्थिव स्वॉर्ड मिली है। हथियार, पार्थिव स्वॉर्ड, स्तर इमोर्टल लेवल 3। विवरण, ये स्वॉर्ड टूटी हुई है और उपयोग योग्य नहीं है। इसे रिफाइन कर पुनः तैयार करना होगा। टूटी हुई स्वॉर्ड, आर्यन ने बुदबुदाया। तभी पानी में से एक और काटकाश बीस्ट छलांग लगाते हुए आर्यन पर झपटा। गौरांग, जो पहले बीस्ट के मुंह से बाहर निकल चुका था, उसे देखकर चिल्लाया, अब क्या? ये दूसरा कहां से आ गया? गौरांग ने अपनी अभेद्य शक्ति को बाहर निकाला और तेजी से दौड़कर आर्यन के सामने खड़ा हो गया। उस बीस्ट ने भी गौरांग को अपने मुंह में भर लिया। गौरांग ने चीखते हुए कहा, मेरे चेहरे पर मत काटो, अरे इससे मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, मेरी सुंदरता नहीं, ये तो हद हो गई। गौरांग गुस्से से उबल पड़ा। उसके शरीर पर अभेद्य शक्ति और घनी हो गई, जिसने काटकाश बीस्ट के दांतों को चकनाचूर कर दिया। आर्यन ने जल्दी से हमला किया और बीस्ट को लगभग आधे मिनट के अंदर मार गिराया। आर्यन, बधाई हो, तुमने एक काटकाश बीस्ट को मारा है। तुम्हें 2000 XP पॉइंट्स, 50 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक पार्थिव स्वॉर्ड मिली है। क्या फिर से एक टूटी हुई स्वॉर्ड? क्या हो रहा है? आर्यन ने गहरे अंधेरे में देखा जहां से यह पानी बह रहा था। ये पानी नक्षत्र नगर के भीतर से बहता हुआ आ रहा था। क्या ये हो सकता है कि इन बीस्ट्स ने वह टूटी हुई स्वॉर्ड निगल ली हो जो सप्तचर्क महाविद्यालय के किसी गुरु ने ठीक से तैयार नहीं की थी? आर्यन अभी कुछ और सोच पाता, तभी अचानक एक और काटकाश बीस्ट पानी से बाहर निकला। आर्यन ने तुरंत अपनी शक्तियों को सक्रिय किया और हमला शुरू कर दिया। इसके बाद एक आर्यन काटकाश बीस्ट्स को मारता गया। सिस्टम की आवाजें लगातार सुनाई देने लगीं। XP पॉइंट्स बढ़ रहे थे और अमर ऊर्जा तेजी से घट रही थी। लेकिन जैसे ही अमर ऊर्जा घटकर 0 पर पहुंचती, आर्यन एक आत्मविस्फोटक पिल निगलकर अपनी अमर ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लेता था। पूरे दिन उसने और गौरांग ने इन बीस्ट्स को मारा। अब वो दोनों थककर चूर हो चुके थे। आर्यन की स्पेस रिंग में ढेर सारी टूटी हुई तलवारें जमा हो चुकी थी। गौरांग ने कहा, मास्टर, अब और नहीं, अगर मैंने थोड़ा आराम नहीं किया तो मैं सच में मर जाऊंगा। आर्यन ने जवाब दिया, चलो वापस चलते हैं। उसने भी सोचा कि वेदिका, तिम्रा और बाकी लोग परेशान हो रहे होंगे।
लेकिन तभी अचानक नदी में विशाल लहरें उठने लगीं, पानी बेतहाशा लहराने लगा और उसी वक्त पानी से एक सुनहरी रोशनी बाहर निकली। किंग बीस्ट। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं, शायद ये उन सभी काटकाश बीस्ट्स का राजा है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो थी कि इस बीस्ट की विशालकाय तलवार जो उसके शरीर में समाई हुई थी, जैसे किसी चट्टान में धसी तलवार। उस तलवार की धार चमक रही थी, ये सामान्य तलवार नहीं थी। इतना ही नहीं, इस काटकाश किंग बीस्ट के शरीर से एक घनी अमर ऊर्जा की गंध आ रही थी, जो ठीक वैसी ही थी जैसी इम्मोर्टल बीस्ट की होती है। इससे पहले कि आर्यन हैरानी से बाहर आता, गौरांग तुरंत उठते हुए बोला, इम्मोर्टल बीस्ट। आर्यन ने तुरंत कहा, चलो इसे मारते हैं। लेकिन जैसे ही आर्यन ने यह कहा, गौरांग पहले ही भाग खड़ा हुआ। मास्टर, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। वो तुरंत फरार हो गया। इम्मोर्टल बीस्ट यानी एक ऐसा प्राणी जिसका युद्ध कौशल सामान्य से परे होता है, वो ऐसे किसी बीस्ट के सामने हरगिज भी नहीं जा सकता था। आर्यन ने गुस्से में चिल्लाया, गौरांग थोड़ी शर्म करो। उसने एक गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। चलो देखते हैं, अगर तुम एक बीस्ट हो तो मैं तुमसे भी खतरनाक बीस्ट हूँ। निरग्नि बीस्ट, बाहर आओ। आर्यन ने बीस्ट मोड का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर को निरग्नि बीस्ट में बदल लिया और भारी कूच करते हुए नदी में कूद पड़ा। इस निरग्नि बीस्ट को वो दानव सागर में पहले ही मार चुका था। निरग्नि बीस्ट के रूप में खड़े होकर आर्यन ने इम्मोर्टल बीस्ट का सामना किया, जो उसे टकटकी लगाए घूर रहा था। शायद उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान अचानक एक बीस्ट में कैसे बदल सकता है। आर्यन ने महसूस किया कि ये इम्मोर्टल बीस्ट कहानियों में मौजूद किसी प्राचीन ड्रैगन से कम नहीं है। इसका रूप भी बेहद भयावह था। उसकी 2 हरी आंखें और उसके शरीर से निकलने वाली घातक आभा उसे और अधिक खतरनाक बना रही थी। नदी के भीतर से गुस्से की एक दहाड़ उठी और इम्मोर्टल बीस्ट तेजी से आर्यन की ओर झपटा। निरग्नि बीस्ट एक समुद्री बीस्ट था जो जमीन पर नहीं लड़ सकते। इसके अलावा उसका स्तर इम्मोर्टल बीस्ट की तुलना में बहुत ज्यादा कम था। उनके बीच जमीन और आसमान जितना बड़ा अंतर था। लेकिन ये तो सिर्फ आर्यन का परीक्षण था। वो इम्मोर्टल बीस्ट की ताकत को आंकना चाहता था, और अब जब वो पूरी तरह से उसकी ताकत जान चुका था तो उसने तुरंत अपनी योजना में बदलाव किया और कहा, अपने असली रूप में वापस आओ। वो फिर से अपने इंसानी रूप में आ गया। पानी के अंदर उसने ध्यान से इम्मोर्टल बीस्ट को देखा, जो बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ रहा था। आर्यन ने अपनी आंख बंद की और कहा, थंडर ड्रैगन रॉड, हायरा बाहर आओ और इस बीस्ट को सबक सिखाओ। आर्यन ने थंडर ड्रैगन रोड को बाहर निकाला और अपनी बिजली की शक्ति को सक्रिय कर दिया। लेकिन जैसे ही हायरा ने बाहर आने की कोशिश की, उसकी नाक में पानी घुस गया और वो टुबक टुबक करने लगी। वो जल्दी से वापस रॉड में घुस गई और गुस्से में फुफकारते हुए बोली, मास्टर तुम बहुत बुरे हो, मुझे पानी में तैरना नहीं आता, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या? आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसी पल काटकाश इम्मोर्टल बीस्ट के शरीर से विशाल तलवार झूलती हुई बाहर निकली। वो तलवार एक धारा की तरह उपक गई और फिर सीधे आर्यन के ऊपर एक जोरदार वार करते हुए नीचे आए। ये वार इतना घातक था कि आर्यन से टकराते ही उसे मार देता। आर्यन के पास तलवार से बचने का वक्त नहीं था। तभी अचानक उसके सामने गौरांग आ गया। आर्यन जानता था, उसे पहले से ही अंदेशा था कि गौरांग पलटकर वार करेगा। वो अब तक गौरांग के व्यक्तित्व को भली भांति समझ चुका था। विशाल तलवार नीचे गिरी और गौरांग की पीठ में अंदर तक घुस गई। उसका भारी भरकम शरीर नदी के पानी में गिर गया और तलवार ने उसे वहीं जड़कर दिया। धाक! गौरांग ने खून का थूक उगला और बुदबुदाया, तेरे बाप को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा मजबूत हूँ। गौरांग ने अपने दिल में दहाड़ लगाए। अचानक उसके शरीर से अमर ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उस ऊर्जा ने उसके शरीर को एक कवच की भांति ढक लिया। भन! उसके शरीर पर बने कवच की छवि कंपन करने लगी और देखते ही उसके शरीर में गहराई से धसी तलवार पर दरारें पड़ने लगीं। गौरांग का पूरा शरीर एक अजेय किले की भांति लग रहा था। अगर इसे कुछ शब्दों में कहें तो वो एक अभेद्य कवच बन चुका था। इस बीच आर्यन की गति धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो मन ही मन चिल्लाया, पूर्वज, हो गया क्या? आर्यन की पसलियों के बीच हलचल हुई। अचानक से पूर्वज रुद्रदेव की ऊर्जा उमड़ पड़ी और वह उत्साहित स्वर में बोले, तैयार? अच्छा है, अब जल्दी से ब्लेड दो। आर्यन ने तुरंत हवा में अपना हाथ का झटका और अगले ही पल एक ब्लेड उसके हाथ में आ गई। ये ड्रैगन स्लेयर था, लेकिन पहले की तुलना में इसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। ड्रैगन स्लेयर ब्लेड के हत्थे की जगह ड्रैगन का सिर था। उसकी 2 आंखें और फटा हुआ खतरनाक मुंह उसे पूरी तरह से जीवित बना रहे थे। उसके खतरनाक मुंह से एक आधे मीटर की पैनी ब्लेड निकल रही थी, जिसकी चमक भर हवा को चीर दे और उसके चारों ओर एक डार्क आभा तैर रही थी। ड्रैगन स्लेयर, स्तर गॉड, लेवल 3, वजन 1,03,000 किलो, विनाशकारी शक्ति SSSSS। विवरण: ड्रैगन स्लेयर ब्लेड तीसरे लेवल पर पहुंचने के बाद पूरी तरह से डार्क ड्रैगन गॉड की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर चुकी है। ये निरंतर क्षति पहुंचाने और जलाने की क्षमता रखती है।
विवरण 2, छिपा हुआ हमला। डार्क ड्रैगन गॉड स्लैश सक्रिय होते ही इसकी शक्ति एक पल में 30वें लेवल तक पहुंच जाएगी। आर्यन ने इसे देखा और उसके खून में उबाल आ गया। अब ये सिर्फ एक ब्लेड नहीं है, यह एक जिंदा ड्रैगन है। उसने अपने हाथ में डार्क आभा में चमकते ड्रैगन स्लेयर को देखा और उसे ऊपर उठाते हुए हंसते हुए बोला, तो चलो अब तुम्हारी शक्ति देखते हैं। पूर्वज रुद्रदेव भी उत्तेजित थे। वो भी दक्षिणीय क्षेत्र के इस सर्वोच्च शस्त्र की ताकत को देखना चाहते थे, जो हजारों सालों से सिंह वंश की पहचान था। ड्रैगन स्लेयर अब गॉड स्तर के 3रे लेवल पर पहुंच चुका था। सच में 10,000 वर्षीय दिव्य वृक्ष के हृदय ने इसे पूरी तरह से बदल दिया था। आर्यन की आंखें काली हो गईं। उसने ब्लेड उठाए और सामने की ओर वार किया। अगले ही पल ब्लेड से एक रोशनी का स्लैश निकला। यह इतना खतरनाक था कि नदी के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया, और जैसे ही यह इम्मोर्टल बीस्ट से टकराया, उसने दर्दनाक चिंगार छोड़ी और उसके सर के ऊपर उसकी HP का नुकसान दिखा, -3,80,098। ये देखकर आर्यन का खून उबाल मारने लगा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने जोर से कहा, ये तो बेहद खतरनाक है। उसने बस इसे हल्के से हिलाया था और उसका नुकसान इतना ज्यादा होगा आर्यन ने उम्मीद नहीं की थी। काटकाश इम्मोर्टल बीस्ट गुस्से में पागल होने की कगार पर पहुंच गया था। उसके शरीर से एक बार फिर से एक विशाल तलवार निकली और हवा को चीरते हुए आर्यन के माथे को फाड़ने के लिए बढ़ गई। आर्यन का अपनी रक्षा पर कोई ध्यान नहीं था। वो बस किसी भी तरह उस काटकाश इम्मोर्टल बीस्ट को मारना चाहता था। उसी समय गौरांग पानी से बाहर निकलते हुए गुस्से में गुर्राया, तुम मेरे मास्टर को मारना चाहते हो? तुम इस लायक नहीं हो। इतना कहकर उसका भारी शरीर एक गोले की तरह उछला और उसने आर्यन के सामने खड़े होकर हमले को अपने ऊपर ले लिया। आर्यन ने मौका नहीं गंवाया और इस बार दोनों हाथों से ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से वार किया। रोशनी का एक और स्लैश निकला जो इतना खतरनाक था कि पूरी भूमिगत नदी हिलने लगी, और जैसे ही यह वार काटकाश इम्मोर्टल बीस्ट से टकराया, उसकी पूरी देह कांप उठी। ये वार उसके दिमाग में एक ड्रैगन की तरह घुस गया और उसके दिमाग को अंदर से नष्ट कर दिया। -8,211। काटकाश इम्मोर्टल बीस्ट ने दर्दनाक चिंगार मारी और उसका शरीर अचानक 2 हिस्सों में बंट गया। आर्यन तुरंत चिल्लाया, अमर मूल्य सक्रिय। बधाई हो आर्यन, तुमने लेवल 2 के काटकाश इम्मोर्टल बीस्ट को मारा है। तुम्हें 1 XP पॉइंट्स, 1 अमर ऊर्जा और 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक लेवल 2 की स्वॉर्ड इम्मोर्टल रूट मिली है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक लेवल 2 की रक्षक इम्मोर्टल रूट मिली है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें मूनशैडो स्वॉर्ड का एक टुकड़ा मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें काशकाट इम्मोर्टल ब्लडलाइन मिली है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? आर्यन का मन खुशी से झूम उठा और उसने कहा, अरे वाह, एक साथ 2 इम्मोर्टल रूट मिल गई। ये अमर मूल्य सच में कमाल के हैं। काशकाट इम्मोर्टल ब्लडलाइन को ड्रैगन स्लेयर द्वारा निगल लिया गया है। ड्रैगन स्लेयर ने ब्लडलाइन को फिर से अवशोषित करना शुरू कर दिया, मगर आर्यन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत पूर्वज रुद्रदेव को चेतावनी दी, पूर्वज, इन दोनों इम्मोर्टल रूट्स को मेरे लिए छोड़ देना। रुद्रदेव हंसते हुए बोले, लड़के, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे लिए रूहानी सेना तैयार करूं? उन सभी प्रेत आत्माओं को इम्मोर्टल रूट की शक्ति चाहिए। आर्यन ने गुस्से से कहा, पूर्वज, मुझे पता है कि उन सबको इम्मोर्टल रूट्स चाहिए। मैंने देने से मना नहीं किया, लेकिन इन दोनों इम्मोर्टल रूट्स को मेरे लिए छोड़ दो। आर्यन को इम्मोर्टल रूट के बारे में पता था। वो जानता था कि इम्मोर्टल रूट्स कई प्रकार की होती है, न केवल इनमें तत्वीय शक्तियां होती हैं, बल्कि इन्हें प्राप्त भी कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे जड़ी बूटियों से और इम्मोर्टल बीस्ट से, और कुछ को योद्धा अपनी समझ से भी विकसित करते हैं। आर्यन को 2 तरह की इम्मोर्टल रूट्स मिली थी, जिनमें से एक स्वॉर्ड इम्मोर्टल रूट जो एक हथियार के रूप में हमला करने के लिए थी, और दूसरी रक्षक इम्मोर्टल रूट जो उसे अपनाने वाले को रक्षक शक्ति देती। इसके अलावा इन इम्मोर्टल रूट्स को अपनाने का भी एक अलग पैटर्न था। मान लो आपके पास स्वॉर्ड चलाने का अनुभव है, तो आपके लिए एक स्वॉर्ड इम्मोर्टल रूट चुनना बेहतर विकल्प होगा। ये न केवल आपको एक अलग स्तर पर पहुंचाएगी, बल्कि आपको आगे बढ़ने में भी मदद करेगी। इसी तरह मान लो आपने एक स्वॉर्ड इम्मोर्टल रूट चुन ली और उसे अवशोषित कर आत्मवीर से उद्यमवीर बन गए, तो आपको भविष्य में अगर उद्यमवीर से शून्यवीर स्तर पर पहुंचना है, आपको इसके लिए स्वॉर्ड इम्मोर्टल रूट ही चुननी पड़ेगी। अगर आप एक दूसरी इम्मोर्टल रूट के साथ जबरदस्ती जुड़ना चाहेंगे, तो यह आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। यही पैटर्न हर एक इम्मोर्टल रूट के लिए था, फिर चाहे आप एक तत्वीय जैसे कि अग्नि, वायु, पानी, लकड़ी, तांबा, चांदी इत्यादि के साथ ही क्यों ना जुड़ना चाहते हो। आर्यन ने गौरांग की ओर देखा, जिसका शरीर पानी में एक लाश की तरह तैर रहा था। गौरांग, अब ये नाटक बंद करो, किनारे पर आओ और इस इम्मोर्टल रूट को अवशोषित करो, आर्यन ने कहा। सच में, अगर गौरांग ने वो वार अपने ऊपर ना लिया होता, तो शायद आर्यन अब तक जिंदा नहीं होता। गौरांग अभी भी मरने का नाटक करना चाहता था, मगर जब उसने आर्यन के इन शब्दों को सुना, इम्मोर्टल रूट को अवशोषित कर लो, तो वो तुरंत खड़ा होकर दौड़ते हुए आर्यन के पास आया। मास्टर, आपने क्या कहा? इम्मोर्टल रूट? कौन सी इम्मोर्टल रूट?
वो एक कुत्ते के पिल्ले की तरह आर्यन को देख रहा था, जो अपने मालिक का बेसब्री से रोटी देना का इंतजार कर रहा था। आर्यन पानी से बाहर निकलकर किनारे पर चढ़ा और गौरांग भी उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए आ गया। आर्यन ने कहा, तुम्हें जो स्वर्ग से शक्तियां मिली है वो रक्षक शक्तियां हैं, तो इसका मतलब है कि तुम चाहो या नहीं, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें पूरी जिंदगी इसी रक्षात्मक मार्ग पर चलना होगा। गौरांग ने कहा, मुझे पता था, मैं कभी वह सुंदर आदमी नहीं बन सकता जिनके पास युद्ध शक्तियां होती हैं। आर्यन ने उसे घूरते हुए कहा, तो तुमने क्या सोचा है? गौरांग ने उत्साह से पूछा, मास्टर, क्या आपको कोई रक्षात्मक इमोर्टल रूट मिली है? आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन एक बार और अच्छे से सोच लो, फिर बाद में पछताना मत। आर्यन की बात पूरी होने से पहले ही गौरांग ने गंभीरता से कहा, नहीं, मैं इस मार्ग पर चलूंगा। यह मेरे दादा की इच्छा थी और मैं इसे पूरा करूंगा। आर्यन धीरे से मुस्कुराया और अपनी स्पेस रिंग से रक्षक इमोर्टल रूट बाहर निकाली। उसी समय मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि इस अंधेरी नदी में एक इमोर्टल बीस्ट छिपा हुआ था, और वह भी द्वितीय श्रेणी का इमोर्टल बीस्ट। थोड़ी दूर से आवाजें आ रही थीं और अंधेरे से कुछ लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। वे सभी काले वस्त्रों में ऊपर से नीचे तक ढके हुए थे। आर्यन पहली नजर में पहचान गया कि वो कौन लोग थे। वो खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, कॉलेज वाला संघ। बिल्कुल सही, जब तुम हमारे बारे में जानते हो तो बात आसान है। घुटनों के बल झुको और द्वितीय श्रेणी की इमोर्टल रूट हमें सौंप दो। इस तरह मैं शायद तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। भृगुपति धीरे धीरे आगे आया और एक क्रूर मुस्कान के साथ बोला। गौरांग पहले ही चौकन्ना हो गया था, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। वो चुपचाप लेटा रहा। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन देखो तुम लोग तो खुद ही मेरे पास आ गए। भृगुपति ने आर्यन को ध्यान से देखा और उसकी आंखें छोटी हो गई। उसे अच्छे से याद था, शिवगिरी वासिका वाली भिंडत के दौरान आर्यन की शक्तियां 7वें स्तर पर थी, लेकिन अब वो एक 9वें स्तर का आत्मवीर बन चुका था। उसने चौंकते हुए सोचा, सिर्फ 10 दिनों में ये 7वें से 9वें स्तर तक कैसे पहुंच गया? ये लड़का तो किसी राक्षस से कम नहीं है, लेकिन भले ही वो एक राक्षस हो, वो सिर्फ 9वें स्तर का आत्मवीर था। इसके अलावा भृगुपति को ये भी पता था कि आर्यन के पास जो अनोखी ब्लेड थी वो वास्तव में एक दुर्लभ खजाने से कम नहीं थी। उसकी बाजार में अच्छी कीमत मिल सकती थी। काटकाश इमोर्टल बीस्ट मर चुका था, तो भृगुपति को कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने हंसते हुए कहा, 9वें स्तर का आत्मवीर, लगता है कुछ प्रगति की है, लेकिन फिर भी तुम्हें झुकना पड़ेगा। गौरांग गुस्से में चिल्लाया, झुकने के बारे में भूल जाओ, बल्कि मैं तुम्हें झुकाऊंगा। उसके शरीर से अमर ऊर्जा फूट पड़ी। एक प्रकाशमंडल उसके चारों ओर फैल गया। वो आर्यन की ओर मुड़ा और बोला, मास्टर, आप यहाँ से जाए, मैं इन्हें संभाल लूंगा। अरे, कहाँ जाना है? तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। भृगुपति जोर से हंसा और गौरांग को देखते हुए बोला, अबे मोटे, लगता है कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। तुझे क्या लगता है कि तू अपनी इन तुच्छ सी रक्षक शक्तियों से हमें रोक लेगा? हा हा हा, क्या मजाक है। उसके दो अनुयायी आगे बढ़े और तुरंत गौरांग को घेर लिया। भृगुपति ने मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखकर कहा, दक्षिण क्षेत्र के इस छोटे से कचरे को देखो। पहले मैंने सोचा था कि तुम किसी महान वंश के हो, लेकिन तुम तो दक्षिण तरंग महाद्वीप के बेकार लोगों में से हो। अब तो मुझे तुम्हें मारने में कोई दया नहीं आएगी। वह अचानक आर्यन की ओर लपका और उसके चेहरे पर घातक इरादा साफ झलक रहा था। उसकी आभा तेजी से बदली और एक शक्तिशाली लहर आर्यन की ओर उमड़ पड़ी। दक्षिणी तरंग महाद्वीप के कचरे, इन शब्दों को सुनकर आर्यन के सब्र का बांध टूट गया। इस तरह की क्षेत्रीय गाली उसे अंदर तक झकझोर देती थी। कचरा है ना? तो आज देखते हैं असली कचरा कौन है। आर्यन ने अपने भीतर गुस्से की ज्वाला भड़काई और चिल्लाया, सौर शक्ति ताम्र पुरुष। आर्यन की चेतना में 9 रोशनियां खिल उठीं। ये दृश्य किसी कमल के फूल के खिलने जैसा था। पहला ताम्र पुरुष योद्धा हिला और एक शक्तिशाली ऊर्जा आर्यन की नसों और मांसपेशियों में प्रवाहित हो गई। पल भर में ही आर्यन की आभा पूरी तरह बदल गई। नेक्स्ट चैप्टर अपलोड सून सैंड टाइमर। फॉर मोर अपडेट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम Safi_Rana, X incoming mail. If you read more interesting story, then please go my library and read Spirit World or Super Businessman. आखिर क्या होने वाला है आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि इस अंधेरी नदी में एक इमोर्टल बीस्ट छिपा हुआ था, और वह भी द्वितीय श्रेणी का इमोर्टल बीस्ट। थोड़ी दूर से आवाजें आ रही थीं और अंधेरे से कुछ लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। वे सभी काले वस्त्रों में ऊपर से नीचे तक ढके हुए थे।
आर्यन पहली नज़र में पहचान गया कि वो कौन लोग थे। वो खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, कॉलेज वाला संघ। बिल्कुल सही, जब तुम हमारे बारे में जानते हो तो बात आसान है। घुटनों के बल झुको और द्वितीय श्रेणी की इमोर्टल रूट हमें सौंप दो। इस तरह मैं शायद तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। भृगुपति धीरे धीरे आगे आया और एक क्रूर मुस्कान के साथ बोला। गौरांग पहले ही चौकन्ना हो गया था, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। वो चुपचाप लेटा रहा। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन देखो तुम लोग तो खुद ही मेरे पास आ गए। भृगुपति ने आर्यन को ध्यान से देखा और उसकी आंखें छोटी हो गई। उसे अच्छे से याद था, शिवगिरी वासिका वाली भिंडत के दौरान आर्यन की शक्तियां 7वें स्तर पर थी, लेकिन अब वो एक 9वें स्तर का आत्मवीर बन चुका था। उसने चौंकते हुए सोचा, सिर्फ 10 दिनों में ये 7वें से 9वें स्तर तक कैसे पहुंच गया। ये लड़का तो किसी राक्षस से कम नहीं है, लेकिन भले ही वो एक राक्षस हो, वो सिर्फ 9वें स्तर का आत्मवीर था। इसके अलावा भृगुपति को ये भी पता था कि आर्यन के पास जो अनोखी ब्लेड थी वो वास्तव में एक दुर्लभ खजाने से कम नहीं थी। उसकी बाजार में अच्छी कीमत मिल सकती थी। काटकाश इमोर्टल बीस्ट मर चुका था, तो भृगुपति को कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने हंसते हुए कहा, 9वें स्तर का आत्मवीर, लगता है कुछ प्रगति की है, लेकिन फिर भी तुम्हें झुकना पड़ेगा। गौरांग गुस्से में चिल्लाया, झुकने के बारे में भूल जाओ, बल्कि मैं तुम्हें झुकाऊंगा। उसके शरीर से अमर ऊर्जा फूट पड़ी। एक प्रकाशमंडल उसके चारों ओर फैल गया। वो आर्यन की ओर मुड़ा और बोला, मास्टर आप यहाँ से जाए, मैं इन्हें संभाल लूंगा। अरे कहाँ जाना है? तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। भृगुपति जोर से हंसा और गौरांग को देखते हुए बोला, अबे मोटे, लगता है कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। तुझे क्या लगता है कि तू अपनी इन तुच्छ सी रक्षक शक्तियों से हमें रोक लेगा? हा हा हा, क्या मजाक है। उसके दो अनुयायी आगे बढ़े और तुरंत गौरांग को घेर लिया। भृगुपति ने मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखकर कहा, दक्षिण क्षेत्र के इस छोटे से कचरे को देखो। पहले मैंने सोचा था कि तुम किसी महान वंश के हो, लेकिन तुम तो दक्षिण तरंग महाद्वीप के बेकार लोगों में से हो। अब तो मुझे तुम्हें मारने में कोई दया नहीं आएगी। वह अचानक आर्यन की ओर लपका और उसके चेहरे पर घातक इरादा साफ झलक रहा था। उसकी आभा तेजी से बदली और एक शक्तिशाली लहर आर्यन की ओर उमड़ पड़ी। दक्षिणी तरंग महाद्वीप के कचरे, इन शब्दों को सुनकर आर्यन के सब्र का बांध टूट गया। इस तरह की क्षेत्रीय गाली उसे अंदर तक झकझोर देती थी। कचरा है ना? तो आज देखते हैं असली कचरा कौन है। आर्यन ने अपने भीतर गुस्से की ज्वाला भड़काई और चिल्लाया, सौल शक्ति ताम्र पुरुष। आर्यन की चेतना में 9 रोशनियां खिल उठीं। ये दृश्य किसी कमल के फूल के खिलने जैसा था। पहला ताम्र पुरुष योद्धा हिला और एक शक्तिशाली ऊर्जा आर्यन की नसों और मांसपेशियों में प्रवाहित हो गई। पल भर में ही आर्यन की आभा पूरी तरह बदल गई। कालजवाला संघ के योद्धा भृगुपति के मारे जाने के बाद सहम गए थे। उनके पैरों में कंपन था। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर कहा, हम कचरा हैं, हम कचरा हैं, हम कचरा हैं, कृपया हमें माफ कर दीजिए, कृपया हमें माफ कर दीजिए। आर्यन की आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थीं। अभी वो सौल शक्ति का कुछ ज्यादा ही उपयोग कर चुका था। अगर उन लोगों को पता चलता कि वो कमजोर हो चुका है, तो ये लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे फिर से मिटाने आ सकते थे। माफी, हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है। आर्यन ने बिना दया दिखाए एक एक को खत्म कर दिया। उसके मुके में ऐसी शक्ति थी कि हर वार के साथ एक कालजवाला सदस्य गिरता चला गया। आखिरी योद्धा को मारने के बाद आर्यन की ताकत जवाब दे गई और वो थककर जमीन पर ढेर हो गया। सिस्टम सूचना, चरम थकावट की अवस्था, रक्षा शक्ति कम हो गई है और हमला क्षमता घट गई है। आर्यन ने मन ही मन गुस्से से कहा, आखिर इस सौल शक्ति का इस्तेमाल इतना मानसिक दबाव क्यों डालता है? इसे मेरा शरीर नहीं संभाल सकता, मुझे आगे से इसे कम उपयोग करना होगा। उसकी शक्तियां अभी इतनी विकसित नहीं थी कि इस तरह के भारी दबाव को सह सके। गौरांग, जो वहीं पास खड़ा था, हैरानी से बोला, मास्टर, यह आदमी कालजवाला संघ का लीडर भृगुपति था और आपने उसे ऐसे ही खत्म कर दिया। ये क्या, आप इंसान हो भी या नहीं? आर्यन ने उसे घूरते हुए कहा, गौरांग, तुम्हारे पास अभी आधा महीना है। अगर सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश करना है तो तुम्हें उद्यमवीर स्तर तक पहुंचना ही होगा। सप्तचक्र महाविद्यालय की इस बार की परीक्षा हर साल की तुलना में अभूतपूर्व थी। हर एक महाद्वीप के काबिल और प्रतिभाशाली योद्धा आ रहे थे। अगर इस संघर्ष में जीतना था तो आपका शक्तिशाली होना जरूरी था। गौरांग ने रक्षक इमोर्टल रूट को अपने हाथ में लिया और उत्साह से कहा, मास्टर, देखना, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर उसने अपने मन में दृढ़ता से कहा, दादाजी, आप भी देखना, आपका ये पोता शक्तिशाली बनेगा और फिर हर्षवंश परिवार से आपका बदला लेगा। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, बस आप देखिए। ये सोचकर गौरांग ने वहीं बैठकर अपनी आत्मा के साथ रक्षक इमोर्टल रूट को जोड़ना शुरू कर दिया। आर्यन पास में बैठा थकावट से उबरने की कोशिश कर रहा था। उसने गौरांग को देखकर सोचा, इसके अंदर की शक्ति अब तक जागृत क्यों नहीं हुई है?
क्या कमी है? पूर्वज रुद्रदेव ने कहा था कि गौरांग के पास एक अभेद्य शक्ति है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब तक जागृत क्यों नहीं हुई है। इसके अलावा उसे सिस्टम की ओर से मिला मिशन 5वें वॉर गॉड को वश में करो भी पूरा नहीं हुआ था। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कमी कहाँ है। हालांकि आर्यन को विश्वास था कि अभी नहीं तो कभी तो उसकी शक्तियां जागृत होंगी और वो वक्त दूर नहीं है, फिर उसका मिशन भी पूरा हो जाएगा। अचानक अंधेरे में एक कुटिल हंसी गूंजी। भृगुपति सच में मारा गया, वो भी दक्षिणीय क्षेत्र के एक साधारण से कचरे के हाथों। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और तुरंत सतर्क हो गया, यहाँ और भी कोई है। बिल्कुल है, और इस बार तुम नहीं बच पाओगे। आर्यन एक बार फिर गुस्से में जल उठा। उसके सामने खड़ा व्यक्ति, जिसने सप्तचक्र महाविद्यालय के चिन्ह वाले वस्त्र पहने थे, और उसके पीछे खड़े 3 लोग, उनकी तिरस्कार भरी मुस्कान ने आर्यन के जले पर नमक छिड़क दिया। आर्यन ने अपनी आंखों में ठंडा गुस्सा भरते हुए कहा, अगर तुमने भृगुपति की मौत देखी है तो तुम्हें यह भी समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्यों मरा। सप्तचक्र महाविद्यालय के लोगों का यहाँ होने का साफ मतलब था कि वो हर्षवंश परिवार के द्वारा भेजे गए थे। आर्यन के दिमाग में ख्याल दौड़ा, तन्मय की ताकत को मैंने शायद कम समझा। वह सप्तचक्र महाविद्यालय के लोगों को यहाँ तक बुलाने में सक्षम है। वो लड़का ठहाका मारते हुए बोला, क्या मैं कहूँ कि तुम दक्षिण क्षेत्र के कचरे हो? उसने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, सही कहा। दक्षिण क्षेत्र हमेशा से कचरों से भरा हुआ है। जब से सिंह वंश का पतन हुआ है, सप्तचक्र महाविद्यालय ने वहां से एक भी योद्धा नहीं देखा। क्या ये साबित नहीं करता कि तुम सब कचरे हो? तुम जैसे लोग केवल तुच्छ कीड़े हैं। आर्यन ने अपने हाथों को कसते हुए उसकी ओर घूरा और धीरे से कहा, तुम्हें अपनी भूल का एहसास जल्द ही होगा। उस व्यक्ति ने और जोर से हंसते हुए कहा, तुम मुझे मारोगे? तुम जैसे कीड़े? हा, ये सबसे बड़ा मजाक है। आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह मजाक नहीं, तुम्हारे अंत की शुरुआत है। आर्यन की आंखों में गहरा क्रोध उमड़ पड़ा। उसने अपने दाहिने हाथ से ड्रैगन स्लेयर को थामा। उसके शरीर में ऊर्जा लहरें दौड़ने लगीं। डार्क ड्रैगन गॉड, मुझे अपनी शक्ति दो, उसने दहाड़ते हुए कहा। जैसे ही उसने ड्रैगन स्लेयर ने घुमाया, एक विशाल ड्रैगन छवि उसकी ब्लेड से उभरी। उस छवि ने पूरी जमीन को हिला दिया। पूरा स्थान कंपन से भर गया, दीवारें टूटने लगी और पत्थर गिरने लगे। ये वार उसने सीधे सामने खड़े आदमी पर किया था। ड्रैगन छवि ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। यह ऐसा था मानो समय थम गया हो और उस व्यक्ति का कोई नामोनिशान नहीं बचा। आर्यन के सीने में खून उबाल मारने लगा और वो खून की उल्टी करते हुए नीचे गिर पड़ा। उसकी नजरें गौरांग पर पड़ी, जो ज्यादा दूर नहीं था और अभी भी इम्मोर्टल रूट को अपने दिल से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। इम्मोर्टल रूट का समायोजन ऐसा था जैसे अपने शरीर के बंधनों को तोड़ना, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उसे उग्र कर सकती थी और सारी ऊर्जा को खत्म कर सकती थी। लेकिन सौभाग्य से आर्यन ने सब कुछ संभाल लिया और गौरांग की साधना में कोई बाधा नहीं आने दी। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मगर उसकी त्वचा बर्फ सी सफेद पड़ चुकी थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और वह जमीन पर खुद को गिरने से नहीं रोक सका। उसके शरीर और चेतना दोनों की सीमाएं पार हो चुकी थीं। अब उसके पास ना मानसिक शक्ति बची थी और ना शारीरिक। अगर उसमें थोड़ी भी ताकत होती तो आर्यन नक्षत्र नगर में मौजूद अपने सभी दुश्मनों का खात्मा कर देता। पर अब वो पूरी तरह थक चुका था। हा, आर्यन लंबी सांसें छोड़ता हुआ हंसने लगा। अरे मूर्ख लड़के, क्या तुम्हें अपनी जान से खेलना इतना जरूरी लगता है? तुम्हारे शरीर की सीमाएं अनंत नहीं है। ये तुम्हारा शरीर है, कोई खिलौना नहीं जो तुम इसे तोड़कर अपना सामर्थ्य बढ़ाने की सोच रहे हो, समझे? पूर्वज रुद्रदेव ने चिल्लाते हुए कहा। पूर्वज, अब ऐसा नहीं होगा, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। पूर्वज रुद्रदेव आर्यन को लेकर चिंतित थे, लेकिन वो आर्यन को नहीं रोक सकते थे। हालांकि आर्यन पहले की तुलना में बहुत शक्तिशाली हो चुका था, पर उसके अंदर ताकतवर बनने की भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 3 साल पहले की तुलना में वो और ज्यादा पागल हो गया था। दक्षिणी तरंग महाद्वीप में वो शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन यहाँ अमृतद्वीप पर उसकी यह भूख और बढ़ गई थी, क्योंकि वो सबको दिखाना चाहता था कि दक्षिणी तरंग महाद्वीप के लोग कमजोर नहीं हैं। इसके अलावा सिंह वंश का उदय भी उसके कंधों पर था। वो केवल दक्षिणी तरंग महाद्वीप में को नहीं बल्कि अमृतद्वीप को भी दिखा देना चाहता था कि सिंह वंश के लोग किसी से कम नहीं हैं। पूर्वज रुद्रदेव ये सारी बातें समझ रहे थे और वो कुछ कहना भी चाहते थे, लेकिन थोड़ा हिचकिचा रहे थे। आर्यन ने कहा, पूर्वज, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बेझिझक कह दीजिए। पूर्वज रुद्रदेव एक पल के लिए चुप रहे और फिर बोले, लड़के, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम सभी को दिखा देना चाहते हो कि सिंह वंश के लोग किसी से कम नहीं हैं और दक्षिणी तरंग महाद्वीप के लोग भी सबकी तरह हैं, मजबूत हैं। लेकिन तुम्हें लगता है कि मारना ही इन सब का हल है। मारना एक क्रूर तरीका है। मारकर आप लोगों को केवल डरा सकते हैं, उनका सम्मान नहीं पा सकते। आर्यन ने कहा, मुझे पता है, लेकिन अभी के लिए मेरे पास यही एक रास्ता है। मारने से ही मैं तेजी से अपनी शक्तियां बढ़ा सकता हूँ।
रुद्रदेव थोड़ी देर चुप रहे। हत्या केवल डर पैदा करती है, सम्मान नहीं। लेकिन आर्यन के शब्दों में सच्चाई थी। वो जानता था कि शक्ति और विजय का मार्ग कठिन है, और वो भी तो हर बार अपनी जान को दांव पर लगाकर ही आगे बढ़ रहा था। पूर्वज रुद्रदेव का यह मतलब नहीं था कि मारना ठीक नहीं है, लेकिन वो बस आर्यन को चेतावनी देना चाहते थे कि वो इस तरह केवल अपने दुश्मनों की संख्या को बढ़ाएगा, जो हर बार उसके रास्ते का कांटा बनेंगे। भूमिगत सुरंग में आधा घंटा बीत चुका था कि उसी वक्त अंधेरे से फिर से कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, अपने हाथों को मजबूती से भींचते हुए कहा, अब और कोई खेल बाकी नहीं है ना? ठीक है, आज मैं सब कुछ उलट पुलट कर दूंगा। लेकिन तभी मेघना की चिंतित आवाज गूंजी, आर्यन तुम कहाँ हो? उसके साथ स्नेंदु चाचा भी थे, जो सतर्कता से चारों ओर देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही आर्यन की शक्ति को महसूस किया, वो बोले, उस तरफ। मेघना ने किसी भी चीज की परवाह किए बिना अंधेरे में दौड़ लगा दी। जब उसने आर्यन को देखा तो उसके उड़े हुए रंग और खून से लथपथ शरीर को देखकर मेघना अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकी। वो तेजी से उसके पास पहुंची और उसे कसकर गले लगा लिया। कुछ देर बाद वेदिका और तिमरा भी वहां पहुंच गईं। जब वेदिका ने मेघना को आर्यन को गले लगाते हुए देखा तो उसके दिल में एक गहरा दर्द उठा। उसे जलन हो रही थी, वो मेघना से जल रही थी। मेघना एक सामान्य लड़की थी जो आर्यन के करीब जा सकती थी, लेकिन वेदिका, वो आर्यन के करीब भी नहीं जा सकती थी। गले लगाना तो दूर की बात थी, ये उसके दिल का एक ऐसा दर्द था जो आर्यन के साथ उसका संबंध हमेशा 90 अंकों तक ही सीमित रख रहा था। वह डरती थी कि कहीं उसकी वजह से आर्यन को कोई नुकसान ना हो। आर्यन ने धीरे से मेघना की पीठ थपथपाए और कहा, दीदी मैं ठीक हूँ, मैं सच में ठीक हूँ। स्नेंदु ने वहां पड़े कालजवाला संघ के मृत योद्धाओं को देखा। उनकी आंखें गुस्से से भर गईं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मैंने उन्हें ढूंढा नहीं था, बल्कि वे खुद हमारे पास आए थे। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा। कालजवाला संघ की बात करते ही स्नेंदु का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। मेघना ने थोड़ा संकोच करते हुए आर्यन को छोड़ दिया। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम्हें भूमिगत नदी में जाना है तो तुम्हें स्नेंदु चाचा को साथ ले जाना चाहिए था। तुम कभी सुनते ही नहीं। आर्यन ने मेघना की ओर देखते हुए कहा, दीदी मैं ठीक हूँ। ये कालजवाला संघ के साधारण योद्धा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने सप्तचक्र महाविद्यालय के छात्रों की बात नहीं की। सप्तचक्र महाविद्यालय अमृतद्वीप की सबसे बड़ी शक्ति थी। अगर उसने शिवगिरी वासिका पर हमला किया तो उनके के लिए यहाँ टिकना असंभव हो जाएगा। ये आर्यन की लड़ाई थी और वो मेघना और बाकी लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। हालांकि उसे यह पता नहीं था कि वह पहले ही शिवगिरी वासिका को इसमें घसीट चुका था। 1 घंटे और बीत गया। गौरांग के शरीर के चारों ओर फैली चमकती रोशनी धीरे धीरे उसके अंदर समा गई। उसी समय अचानक उसके शरीर से कुछ गहरी और गूंजती हुई घंटी जैसी आवाजें निकलीं। गौरांग ने अपनी आंखें खोलीं और हंसते हुए बोला, हाँ, मैंने इसे समाहित कर लिया है। मैंने दूसरी श्रेणी की इम्मोर्टल रूट को अवशोषित कर लिया। मास्टर, बताओ वो सप्तचक्र महाविद्यालय के कमीने कहाँ हैं? मुझे उन्हें खत्म करना है। हालांकि गौरांग इम्मोर्टल रूट को अवशोषित कर रहा था, पर वो अपने चारों ओर जो हो रहा था उसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। मेघना ने तुरंत पूछा, सप्तचक्र महाविद्यालय के कमीने? कौन से कमीने? आर्यन ने गुस्से में गौरांग की ओर घूरते हुए देखा। गौरांग तुरंत रुक गया और बोला, अरे, मैं उन कालजवाला संघ के कायरों की बात कर रहा था। कौन से सप्तचक्र महाविद्यालय के कमीने? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आर्यन ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं, मुझे तो भूख से चक्कर आने वाले हैं। देर रात हर्षवंश परिवार में सप्तचक्र महाविद्यालय के 3 शिष्य घबराहट में वापस भागकर लौटे। उनके पैर कांप रहे थे और चलते समय वो लड़खड़ा रहे थे। उनके दिलों में समाया डर उनकी आत्मा तक चिपक गया था। ये डर उन्हें इतना असहज कर रहा था कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। एक पल ऐसा भी आया जब डार्क ड्रैगन गॉड की छवि उनकी आंखों के सामने से गुजर गई, मानो उनके चेहरे को छूते हुए। उस भयंकर दृश्य की याद उनके दिमाग में बार बार दौड़ रही थी। बहुत डरावना था। आगे खड़े शिष्य ने घबराए स्वर में कहा, हम असफल रहे। और वो धरती मणि, हमें उनकी जरूरत नहीं है। तन्मय शांत खड़ा था, अपने हाथ पीछे बांधे हुए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आगे खड़ा शिष्य फिर से बोला, तुम्हें पता है वो दक्षिण क्षेत्र का लड़का साधारण नहीं है। मेरा मानना है कि उसे छेड़ना सही नहीं होगा। तन्मय की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, हे हा हा हा। उसकी हंसी में इतनी ठंडक और अहंकार था कि सामने खड़े योद्धाओं के चेहरे पर सिहरन दौड़ गई। आगे खड़े शिष्य ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, ये क्या है? तन्मय, तुम हंस क्यों रहे हो? तन्मय धीरे धीरे पलटा और उसके चेहरे पर झलक रहा तिरस्कार साफ दिख रहा था। उसने कहा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम लोग उसे नहीं मार पाओगे और ना ही मैंने तुमसे कोई उम्मीद रखी थी।
पीछे खड़े एक शिष्य की भौहें तनी और उसने कहा, तो फिर तुमने हमें उसे मारने भेजा ही क्यों? तन्मय ने खिलखिलाते हुए कहा, क्योंकि तुम लोग मेरे लिए उपयोगी हो। तुम्हारा मतलब क्या है तन्मय? आगे खड़ा शिष्य गुस्से से बोला। तन्मय के हाथ पंजों में बदल गए और सफेद बाघ की एक परछाई उसके पंजों से निकलकर भयानक गर्जना के साथ आगे बढ़ी और एक झटके में उसने उस शिष्य का गला पकड़ लिया। तन्मय के होठ क्रूर मुस्कान में बदल गए, चटाक, और अगले ही पल बाघ की छाया ने उस शिष्य की गर्दन तोड़ दी और वो शिष्य मारा गया। उसी पल तन्मय का दूसरा हाथ भी उठा और उसने उसी तरह दूसरे शिष्य को मौत के घाट उतार दिया। अब केवल आखिरी शिष्य बचा था। वो डरते हुए पीछे हटने लगा और कांपती हुई आवाज में बोला, तन्मय, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तन्मय ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे मरने से मैं शिवगिरी वासिका पर इल्जाम लगा सकता हूँ। आर्यन को सहारा देने वाले वही लोग है ना? अब देखता हूँ कि उसका सहारा ज्यादा मजबूत है या सप्तचक्र महाविद्यालय का प्रभुत्व। उस शिष्य ने कहा, दो पहले ही मारे गए हैं, दो काफी हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं अब से हर्षवंश परिवार का कुत्ता बन जाऊंगा। तन्मय ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम हर्षवंश परिवार का कुत्ता बनना चाहते हो? तुम उसके काबिल नहीं हो। आह! तीसरा शिष्य भी पल भर में खत्म हो गया। तन्मय ने तीनों शवों की ओर देखा और हंसी के ठहाके लगाए। अगर तुम मरते नहीं तो मास्टर को गुस्सा कैसे आएगा? और तुम्हें पता है तुम मास्टर के नाजायज बेटे हो, पर तुम्हें तो ये भी पता नहीं है ना? हा 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 हा। उसी वक्त चंद्रधर आंगन में दाखिल हुआ। उसने तन्मय की ओर देखा और पूछा, तन्मय, क्या तुम अब एक छठे स्तर के उद्यमवीर बन गए हो? तन्मय ने सिर झुकाकर कहा, चाचा जी, ये तो बस अभी शुरुआत है। देखना जल्द ही मैं एक 7वें, 8वें और फिर 9वें स्तर का उद्यमवीर बनूंगा। बहुत अच्छे, चंद्रधर मुस्कुराते हुए बोला। अगर इस बार हम शिवगिरी वासिका को गिराने में सफल हो गए तो हमें रत्नकुटी व्यापार संघ का अध्यक्ष तीसरी श्रेणी की इमोर्टल रूट का पुरस्कार देगा। उस वक्त चंद्रधर की आंखों में महत्वाकांक्षा झलक रही थी। तन्मय ने ठंडे स्वर में कहा, आर्यन, ये नक्षत्र नगर है। ये तुम्हारा दक्षिणी तरंग महाद्वीप नहीं जहां तुम जैसे कचरे घमंड करो। अब देखो मैं तुम्हारा साथ देने वालों को भी कैसे मिट्टी में मिलाता हूँ। आर्यन ने पूरे एक दिन आराम किया और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ये सब वेदिका द्वारा तैयार की गई औषधियों की वजह से था, जिनकी बदौलत उसकी चोटें इतनी जल्दी ठीक हो पाईं। गौरांग ने पूरे दिन बिना किसी परवाह के जमकर खाना खाया, जैसे उसे पैसों की चिंता ही ना हो। अगले दिन मेघना आर्यन के आंगन में आए। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने आर्यन को आते देखा उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। मेघना बोली, आर्यन, अगले 2 दिनों तक तुम आराम करो और कहीं भी इधर उधर मत जाना। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, आप कुछ परेशान दिख रही हैं। क्या आपको किसी ने परेशान किया है? मुझे बताए, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मेघना ने उसे घूरा और बोली, तुम ही तो सबसे बड़ी परेशानी हो, बस मुझे थोड़ा चैन से जीने दो। आर्यन ने सिर खुजाते हुए कहा, ठीक है, मैं अब इधर उधर नहीं जाऊंगा। आर्यन ने विषय बदलते हुए कहा, दीदी, मैंने वेदिका से सुना था कि नक्षत्र नगर में कोई नीलामी संग्राम होने जा रहा है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आर्यन ने हमेशा मेघना से मदद ली थी, इस बार वो खुद कुछ करना चाहता था। नीलामी का जिक्र होते ही मेघना का चेहरा फिर से गंभीर हो गया और उसने कहा, हमारे शिवगिरी व्यापार संघ के बाहर से लाए गए सामान अब तक नहीं पहुंचे हैं। समझौते के मुताबिक उन्हें कल तक आ जाना चाहिए था। ये सामान उनके लिए बेहद जरूरी थे। इनकी मदद से शिवगिरी व्यापार संघ नक्षत्र नगर के 10 प्रमुख व्यापार संघों में शीर्ष 5 में जगह बना सकता था। आर्यन ने पूछा, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? मेघना ने अपनी चिंता को छुपाते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं, लेकिन इस नीलामी संग्राम में सप्तचक्र महाविद्यालय के परीक्षार्थियों के लिए बहुत सारे कीमती सामान होंगे। मैं बस तुमसे पूछने आई थी कि तुम्हें कुछ चाहिए, जैसे इमोर्टल रूट, इमोर्टल शस्त्र या कोई जड़ी बूटी। आर्यन के जवाब से पहले ही मेघना ने कहा, भले ही मैं दूसरी चीजों में तुम्हारी मदद ना कर पाऊं, लेकिन पैसों के मामले में मैं तुम्हारी हर संभव मदद कर सकती हूँ। उसने पिछले कुछ वक्त में अपनी निजी बचत और कुछ पुराने सामान बेचकर आर्यन के लिए हजारों धरती मणि जुटा लिए थे। आर्यन ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेघना ने समझाते हुए कहा, सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा बहुत कठिन होती है, तुम्हें बेहतर तैयारी करनी चाहिए। ऐसा करते हैं, जब नीलामी होगी तो तुम मेरे साथ चलना। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। साथ ही अगर तुम्हें कुछ भी बेचना हो तो भी बता देना। तभी उसकी नज़र वेदिका पर पड़ी, जो धीरे धीरे बाहर आ रही थी। फिर वो वेदिका के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी औषधियाँ बहुत कमाल की हैं। अगर तुम उन्हें बेचना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेघना का तर्क सीधा था, साधना में प्रतिभा का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन पैसा होने से भी चमत्कार हो सकते हैं। अगर संसाधन खरीदने की ताकत हो तो एक साधारण व्यक्ति भी असीमित संभावनाएं पैदा कर सकता है।
यह नीलामी संग्राम पैसा खर्च करने का खेल थी। जो सबसे ज्यादा धन लगाएगा वही सबसे अच्छे संसाधन प्राप्त करेगा, और कुछ ही दिनों में वो अपनी साधना में बदलाव देख सकते थे। आर्यन ने पूछा, दीदी क्या तुम्हें नीलामी संग्राम में कुछ मजबूत आधार बनाने के लिए चाहिए? मेघना हंसते हुए बोली, शिवगिरी व्यापार संघ के पास पहले से ही मजबूत आधार है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ये देखो कि तुम्हारे पास कुछ बेचने लायक हो ताकि तुम भी कुछ पैसे कमा सको। वेदिका ने तुरंत कहा, तो ठीक है, नीलामी के लिए मैं कुछ विषैली पिल्स तैयार करूंगी। मेघना ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मैं उन्हें ऊंचे दाम पर बेचने की पूरी कोशिश करूंगी। गौरांग और आर्यन ने पिछले कुछ दिनों में बूचड़खाने में लगातार अभ्यास किया, लेकिन ये निम्न स्तरीय बीस्ट गौरांग के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थे। कुछ समय बाद वो उसकी त्वचा तक खरोंच नहीं पहुंचा पा रहे थे। गौरांग ने दूसरी श्रेणी की रक्षक इम्मोर्टल रूट को अवशोषित करने के बाद अपनी शक्तियों को काफी बढ़ा लिया था। उसकी अभेद्य रक्षक शक्ति अब और भी असाधारण हो गई थी। आर्यन, जो पहले ही 9वें लेवल का आत्मवीर बन चुका था, ने महसूस किया कि उसके एक्सपी पॉइंट्स अब कम गति से बढ़ रहे हैं। पहले जहां एक बीस्ट को मारने पर उसे 100 पॉइंट्स मिलते थे, अब उसे मुश्किल से 20 से 30 पॉइंट्स मिल रहे थे। पर फिर भी मच्छर कितना भी छोटा हो, मांस तो मांस है, यही सोचकर वह संतुष्ट था। इस बीच कालजवाला संघ और हर्षवंश परिवार ने उनके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया। ये बात आर्यन को थोड़ी अजीब सी लग रही थी। कम से कम कुछ एक्सपी पॉइंट्स तो मिलते, वो सोचते हुए हंसा। गौरांग, आर्यन ने कसाई चाकू फेंकते हुए कहा, चलो चलते हैं। गौरांग, जो बीस्ट्स के बारे में लेटा था, उठते हुए बोला, क्या इतनी जल्दी? उसने अपनी गंदी पोशाक झाड़ी, एक सुर में गाना गुनगुनाया और कहा, चलो चलते हैं, वासिका में फिर से स्वादिष्ट खाना मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में गौरांग का वजन और बढ़ गया था। सुबह के समय आर्यन और गौरांग दोनों शिवगिरी वासिका लौटे, लेकिन उन्हें वासिका का माहौल कुछ अजीब सा लगा। इस बार वहां केवल मेघना और स्नेंदु ही नहीं थे, बल्कि 3 और बुजुर्ग भी मौजूद थे। उनके पीछे 2 मध्यम उम्र के योद्धा भी खड़े थे, जो 5वें लेवल के उद्यमवीर थे। जैसे ही आर्यन ने कदम रखा, एक शक्तिशाली दबाव ने उसके शरीर पर जोर डाला। गौरांग, जो सतर्क नहीं था, लड़खड़ा गया और गिरने से बचने के लिए उसने अपनी अभेद्य शक्ति को सक्रिय कर दिया। ये कौन है जो दबाव बनाकर बैठा है? गौरांग गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारा स्तर ऊंचा है तो क्या, ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत है? अशिष्ट, एक बुजुर्ग चिल्लाया। उसने मेघना की ओर घूरते हुए कहा, क्या यही कचरा तुमने पाला है? उसने कचरा शब्द पर विशेष जोर दिया। मेघना का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। गौरांग ने गुस्से में जवाब दिया, एक ऊसट बुड्ढे, किसे कचरा कह रहे हो? हिम्मत है तो सामने आ, देखता हूं तुम कैसे बचते हो। बुजुर्ग ने अपनी आंखें फैलाकर इशारा किया और पीछे खड़े दोनों योद्धाओं में से एक ने तुरंत प्रतिक्रिया की। वो तुरंत गायब हो गया। आर्यन चौंक कर चिल्लाया, गौरांग। योद्धा की गति इतनी तेज थी कि आर्यन तक प्रतिक्रिया नहीं कर सका। गौरांग के पास तो सोचने का समय भी नहीं था। एक जोरदार भूसा गौरांग के पेट पर लगा और 250 किलो का गौरांग पतंग की तरह उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया और उसमें मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह गौरांग की स्थिति को लेकर चिंतित नहीं था, क्योंकि उसे उसकी ताकत पर भरोसा था, लेकिन वह मेघना और उसकी स्थिति के बारे में सोच रहा था। मेघना गुस्से से बोली, अश्वघोष, इसका मतलब क्या है? तुमने मेरे लोगों को छुआ। ये मत समझो कि केवल बुजुर्ग होने से तुम महान बन जाओगे। अश्वघोष ने तिरस्कार से कहा, हम्फ, मेघना, तुम मुझ पर अकड़ दिखा रही हो। उसकी आंखों में गुस्सा था। अगर इन निकम्मों की वजह से सप्तचक्र महाविद्यालय का अपमान नहीं होता, तो क्या आज हमारी यह स्थिति होती? तुम भी ये अच्छे से जानती हो कि हमारे शिवांश परिवार की संपत्ति क्यों लुटी, और तुम्हें ये भी अच्छी तरह पता है कि उसका अंजाम कितना भयानक होगा। अश्वघोष की निगाहें आर्यन की तरफ घूमी। वो व्यंग्य भरे स्वर में बोला, तो तुम हो वो दक्षिणीय क्षेत्र के कचरे, है ना? पहले तुमने मेघना को फायर ग्लास शहर में बर्बाद किया और अब तुमने यहाँ भी उसे बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। वाकई तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। केवल ऐसी पागल औरत ही तुम जैसे गंदे कचरे को पसंद कर सकती है। अगर मैं होता तो एक झापड़ में तुम्हें अब तक स्वर पहुंचा चुका होता। अश्वघोष का गुस्सा स्पष्ट था। आर्यन ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए अपनी मुठियां भींच लीं। उसकी आंखें जल रही थीं। अश्वघोष ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या हुआ? क्या मेरे कुछ कहने से तुम्हें गुस्सा आ गया? अगर तुम सप्तचक्र महाविद्यालय के शिष्यों को नहीं मारते तो आज हम इस हाल में नहीं होते। हमारे शिवगिरी व्यापार संघ का माल लूटा गया केवल तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता भी नहीं है कि अब इसकी वजह से हमारे आर्य परिवार को कितना नुकसान होने वाला है। तो बताओ, उस खजाने के बिना हम नीलामी संग्राम में कैसे हिस्सा लेंगे? हम प्रतियोगिता कैसे करेंगे? ये सब तुम्हारे कारण है।
आर्य परिवार ने अपनी सबसे कीमती चीजों को नीलामी संग्राम में भाग लेने के लिए भेजा था, ताकि वो नीलामी संग्राम में शीर्ष 5 व्यापार संघों में जगह बना सके, पर उन्हें रास्ते में ही लूट लिया गया। इस स्थिति में वो किस तरह नीलामी में भाग ले पाएंगे? आर्यन का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, बस गौरांग को पता था कि मैंने सप्तचर्क महाविद्यालय के एक छात्र को मारा था, किसी को भी इस बारे में नहीं पता, तो ये बात बाहर कैसे आए? और जिन 3 लोगों को मैंने नहीं मारा, अगर वो कुछ करते तो मेरे खिलाफ करते, इसमें शिवगिरी व्यापार संघ कहाँ से आ गया? उसने सोचने की कोशिश की, पर कुछ भी समझ नहीं आया। मेघना ने खुद को संभालते हुए कहा, इस पूरे मामले की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अश्वघोष हंसते हुए बोला, ओह जिम्मेदारी? तुम क्या जिम्मेदारी लोगी? क्या तुम सप्तचक्र महाविद्यालय का सामना कर सकती हो, या 5000 धरती मणि दे सकती हो? मैंने सुना है कि तुमने अपनी चीजों को बेचकर इस लड़के के लिए 1000 धरती मणि इकट्ठा की हैं, ताकि इसके लिए कुछ खरीद सको। वाह, तुम तो सच में इस पर मर मिटने को तैयार हो। अश्वघोष के व्यंग्य भरे शब्दों से मेघना असहज महसूस करने लगी। एक और बुजुर्ग ने जोड़ा, मैं 5000 में से एक भी धरती मणि नहीं दूंगा। तीसरे ने समर्थन किया, मैं भी नहीं। अगर तुम्हारे पास किसी लड़के पर खर्च करने के लिए पैसे हैं, तो तुम खुद ही कोई रास्ता निकालो, हमसे उम्मीद मत करना। अश्वघोष ने कहा, 5000 धरती मणि तो बस सप्तचक्र महाविद्यालय से क्षमा याचना के लिए है, नीलामी संग्राम का क्या होगा? अब जब शिवगिरी व्यापार संघ के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो बाकी संघों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? मेघना, तुम इस जिम्मेदारी को बिल्कुल भी संभालने के लायक नहीं हो। अगर नीलामी में कुछ प्रस्तुत नहीं किया गया, तो उनका बस मजाक बनकर रह जाएगा। न केवल वे हास्यास्पद बनेंगे, बल्कि पूरा नक्षत्र नगर उनका मजाक उड़ाएगा। ये मामला कुछ 1000 धरती मणियों से हल होने वाला नहीं था। तीनों बुजुर्गों की निगाहें अब मेघना पर टिकी थीं। मेघना को बेहद असहज स्थिति में डाल दिया गया था। सामान का लूटा जाना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, और ना ही वो उसकी सुरक्षा में थे। लेकिन उन तीनों बुजुर्गों ने पूरा दोष उस पर थोप दिया। और फिर आर्यन के लिए उन शब्दों को सुनकर मेघना को भी भीतर से दुख हो रहा था, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस वक्त आर्यन के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। ये रायता उसकी वजह से फैला था, तो उसे समेटना भी उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन चाहे इसका मेघना से लेना देना हो या ना हो, तीनों बुजुर्गों को उसे इस तरह से तंग करते देख आर्यन का दिमाग भन्ना गया था। आर्यन ने कहा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मेघना ने जैसे ही यह सुना, वो तुरंत बोली, आर्यन तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। जैसे ही मेघना ने यह कहा, अश्वघोष चिल्लाया, लड़के, तुमने कहा कि तुम इस जिम्मेदारी को संभालोगे, तो अब तुम इसे संभालो। अगर हमारी शिवगिरी संघ की प्रतिष्ठा नीलामी में गिरी, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एक दूसरे बुजुर्ग ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, ये कैसे जिम्मेदारी संभालेगा? उसमें क्या योग्यता है? वो कौन है जो जिम्मेदारी लेने लायक है? जब तक कोई गारंटी नहीं देगा, तब तक ये संभव नहीं। फिर तीसरे बुजुर्ग ने कहा, मेघना तुम इसे यहाँ लाए हो, तो तुम्हें इसकी गारंटी देनी होगी। अगर ये हमारी संघ की प्रतिष्ठा गिराता है, तो तुम्हारा वर्तमान पद छीन लिया जाएगा और तुम्हें आर्य परिवार से निष्कासित कर दिया जाएगा। तुम शिवगिरी संघ के मामलों से हमेशा के लिए दूर कर दी जाओगी। मुझे ये ठीक लगता है, यही एकमात्र रास्ता है। तीनों बुजुर्ग ऐसे बात कर रहे थे जैसे पहले से ही सब तय कर लिया गया हो। मेघना ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, बलभद्र तुम्हारा क्या मतलब है? आर्य परिवार का सामान लूट लिया गया है, इस मामले का सप्तचक्र महाविद्यालय से कोई लेना देना नहीं है, और अगर मान भी ले कि ऐसा है, तो सुरक्षा का काम किसके अधीन था? मुझे लगता है ये आप तीनों के अधीन था, और अब जब समस्या हो गई है तो इसका दोष मुझ पर डाल रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मेघना इतनी आसान शिकार हूँ? मेघना अब 4 साल पहले की मेघना नहीं थी, अब वो अपनी ताकत दिखाना जानती थी। बलभद्र ने हंसते हुए कहा, मेघना लगता है तुम भूल गई हो कि तुम नक्षत्र नगर की प्रभारी हो। अगर कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। अश्वघोष ने आर्यन की ओर घृणा से देखते हुए कहा, ये लड़का जो दक्षिणी क्षेत्र से आया है, कह रहा है कि वह जिम्मेदारी लेगा, तो स्वाभाविक है कि वही लेगा, ये तय हो गया। यदि शिवगिरी संघ नीलामी में बदनामी झेलता है, तो मेघना तुम आर्य परिवार से हमेशा के लिए बाहर हो जाओगी। और एक और बात, तुम्हें अगले 5 दिनों में सप्तचक्र महाविद्यालय के लिए 5000 धरती मणियों का भी प्रबंध करना होगा, वरना तुम्हारी इस शिवगिरी वासिका को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये कहकर अश्वघोष ने मेघना और आर्यन को घूरा और फिर दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसी समय गौरांग, जो दीवार में फंसा हुआ था, अपनी गर्दन हिलाकर बेहोशी से जाग गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। ये किसने किया? मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसके सीने पर काले रंग की 5 उंगलियों का निशान था। जागने के बाद धीरे धीरे वह निशान गायब हो गया। ये घटना बहुत अजीब थी। अश्वघोष की नज़र थोड़ी गंभीर हो गई। हालांकि ये वार पूरी ताकत से नहीं किया गया था, लेकिन यह एक उच्च स्तर के योद्धा को अपन करने के लिए पर्याप्त था। फिर भी गौरांग पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
बलभद्र ने गौरांग की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, सुअ। इसके बाद बलभद्र ने मुड़कर मेघना की ओर एक घमंडी मुस्कान के साथ देखा। मैं इस घटना की सूचना अध्यक्ष को दूंगा। छोटी बहन, मुझे तुम्हारे करतब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हा हा हा। वो घमंड से हंसता हुआ वहां से बाहर निकल गया। अन्य लोग भी उसके पीछे पीछे निकल गए। वे बस यहाँ सिर्फ इसीलिए आए थे ताकि सारी जिम्मेदारी मेघना के ऊपर डाल सके और खुद को इससे दूर रख सकें, क्योंकि यह एक ऐसा मसला था जिसे वो अपने ऊपर नहीं ले सकते थे। और इसके अलावा आर्यन ने सप्तचक्र महाविद्यालय के शिष्यों को मारा था। इन दोनों मुद्दों को जोड़कर उन्हें सीधे मेघना को निशाना बनाने का मौका मिल गया था। आंगन में मेघना का चेहरा गुस्से और चिंता से लाल था। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था। इस मसले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आर्यन, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तुम सिर्फ सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा वाले दिन ही वापस आना। जब तुम महाविद्यालय का हिस्सा बन जाओगे तो वो तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। उस सामान को पूरे 1 साल में इकट्ठा किया गया था जो केवल नीलामी संग्राम के लिए था। उसके गायब होने के बाद शिवगिरी संघ के पास कुछ भी नहीं बचा था जिसके साथ वो नीलामी में हिस्सा ले सके। अगर वो इस बार प्रतिस्पर्धा में हार गए तो नक्षत्र नगर में उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी और शिवगिरी संघ को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और यह सीधे आर्य परिवार पर भी असर डालेगा। आखिर नक्षत्र नगर पूरे अमृतद्वीप का गढ़ था। यहाँ व्यापार में नुकसान का मतलब था उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। ये सोचते ही मेघना का दिल दहल गया। आर्यन ने मेघना के चिंतित चेहरे को देखा और बलभद्र की अहंकार भरी हंसी को याद किया। उसने कहा, दीदी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं और तुम्हें आर्य परिवार से बाहर करना चाहते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आर्यन का गुस्सा चरम पर था, आग की तरह धधकता हुआ। जब वो फायर ग्लास शहर में थे तब वो मेघना के लिए कुछ नहीं कर सका था, लेकिन अब भले ही उसी के कारण ये रायता फैला हो, वो इसे साफ करके मेघना की मदद करना चाहता था। आर्यन के मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसने ठान लिया था कि इस बार वो किसी को भी मेघना को अपमानित नहीं करने देगा। आर्यन ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और खुद से कहा, अगर खजाने नहीं हैं तो मैं उन्हें बनाऊंगा, अगर औषधियां नहीं हैं तो मैं उन्हें तैयार करूंगा। मैं उन तीनों के चेहरे पर तमाचा मारकर रहूंगा। उसी वक्त वेदिका ने आगे आते हुए कहा, मेघना दीदी, आर्यन ये कर सकता है, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। गौरांग ने भी अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा, मास्टर, बस कह दो क्या करना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो 3 बुढ़े मेरे होते हुए इतना बोलकर चले गए। साला, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेघना को आर्यन पर पूरा विश्वास था और उनके शब्दों से प्रभावित भी हुई, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानती थी ये नीलामी संग्राम कोई साधारण नीलामी नहीं थी। ये फायर ग्लास शहर की नीलामी जैसी नहीं थी जिसे कुछ औषधियों और तावीजों से बदल दिया जाए। यहाँ कुछ वास्तविक, शक्तिशाली और उपयोगी चाहिए था। फिर भी वेदिका और गौरांग के शब्दों ने उसे प्रेरणा दी। उसने खुद को संभालते हुए मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। तुम्हें जो कुछ चाहिए स्नेंदु चाचा को बता देना, वो तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेंगे। आर्यन, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। अगले कुछ दिन मैं बहुत व्यस्त रहूंगी, इसलिए शायद तुमसे मिलने का वक्त ना निकाल पाऊं। मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। आर्यन समझ गया कि मेघना को उस पर भरोसा नहीं है। इस बार की नीलामी का महत्व बहुत बड़ा था और इसमें सिर्फ 3 दिन बचे थे। एक ऐसा व्यक्ति जो 9वें लेवल का आत्मवीर था, उस पर कौन भरोसा करेगा। अगर मेघना की जगह कोई और होता तो वो भी भरोसा नहीं करता। मेघना को असहाय और निराश जाते हुए देखकर आर्यन के दिल में एक टीस उठी। उसने धीरे से बुदबुदाया, पिछली बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका था, इस बार मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर उसने वेदिका की ओर देखा और कहा, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वेदिका ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है। आर्यन ने फिर गौरांग से कहा, गौरांग, मुझे इस नीलामी संग्राम में शामिल होने वाले सभी संघों की जानकारी चाहिए। पता करो कि वे क्या नीलाम कर रहे हैं। फिर तिमरा की ओर देखते हुए उसने कहा, तिमरा, तुम आंगन में ही रहो और मेरे संकेत का इंतजार करो। इसके बाद उसने स्नेंदु की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ, मुझे एक शिल्पशाला चाहिए और कुछ उच्च गुणवत्ता के स्पिरिचुअल पत्थर। साथ ही मुझे वेदिका के लिए विषैली जड़ी बूटियों की भी जरूरत है। स्नेंदु ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस ली। अगर मेघना ना होती तो फायर ग्लास शहर में उसके दादाजी को कोई नहीं बचा सकता था, और उसने आर्यन की भी बहुत मदद की थी। अगर वो नहीं होती तो शायद आर्यन यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। अब यहाँ नक्षत्र नगर में भी वो उसकी इतनी मदद कर रही थी। उसकी वजह से वह पहले ही बहुत कुछ सह चुकी थी। वो मेघना का कर्जदार था और वो इस कर्जे को 10 गुना ब्याज के साथ चुकाना चाहता था। इसके अलावा आर्यन ये नहीं देख सकता था कि मेघना को किसी के द्वारा नीचा दिखाया जाए। बिल्कुल नहीं।
अगले दिन आंगन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्से में औषधि निर्माण के लिए जगह बनाई गई थी और दूसरे हिस्से में शिल्प निर्माण के लिए। शिल्प निर्माण के लिए एक गुप्त कक्ष बनाया गया था जो खास आर्यन के कहने पर बनाया गया था। आर्यन ने शिल्प निर्माण के लिए रखे पूरे सामान पर एक नज़र डाली और सोचा क्या बनाना चाहिए। तलवार, गदा या भाला। आम शस्त्रों से काम नहीं चलेगा। अगर मुझे गुणवत्ता के मामले में जीतना है तो कुछ उच्च स्तर के शस्त्र बनाने होंगे। लेकिन मेरा शिल्प कौशल अभी उच्च स्तर की चीज़ों को बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। मुझे पहले अपना स्तर बढ़ाना होगा और ये केवल अभ्यास से मुमकिन है। आर्यन के मन में उथल पुथल मची हुई थी। ऐसा कौन सा शस्त्र बनाऊं जो सभी को चौंका दे, जो लोगों के खून में जोश भर दे। पूरा दिन बीत गया। आर्यन की सोचते सोचते हालत खराब हो गई, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं मिला। उसने बहुत सोचा पर यह तय नहीं कर पाया कि क्या बनाना चाहिए। हालांकि वो इस दौरान एक पल के लिए भी खाली नहीं बैठा था। डेविल का रूप लेकर वो डेविल गॉड स्पेस में चला गया था और वहां उसने अपने शिल्प कौशल को निखारने के लिए पागलों की तरह अभ्यास किया। इस बार वो डेविल गॉड स्पेस में सीधे 9वीं मंजिल पर गया था। उस खतरनाक दबाव के बीच जहां उसका शरीर पूरी तरह तनाव में था, वो एक और अपने कौशल को सुधार रहा था और दूसरी ओर सोच रहा था कि क्या अनूठा बनाया जाए। ऐसे ही एक रात बीत गई, लेकिन आर्यन कुछ भी नहीं सोच सका। दूसरी ओर अश्वघोष के सुंदर प्रांगण में 3 बुजुर्ग बैठे हुए चाय पी रहे थे और बातचीत कर रहे थे। तभी वहां एक आदमी दाखिल हुआ। बलभद्र ने तुरंत पूछा, क्या खबर है? मेघना क्या कर रही है? उस आदमी ने झुकते हुए कहा, महाशय, वह लोगों से मदद मांग रही है और चीजें उधार ले रही है। उसने अब तक लगभग हर परिवार का दौरा कर लिया है जिनका व्यापारिक संबंध आर्य परिवार से है। अश्वघोष ने मुस्कुराते हुए पूछा, नतीजा क्या रहा? आदमी ने जवाब दिया, उसे कुछ नहीं मिला, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। हा हा हा, हा हा हा, हा नहा हा हा। तीनों बुजुर्ग जोर जोर से हंसने लगे। बलभद्र ने कहा, यह तो होना ही था। अगर वह उधार ले पाती तो यह आश्चर्य की बात होती। हमने पहले ही उन सभी परिवारों से बात कर ली थी। उसे यहाँ आए केवल कुछ समय हुआ है, लेकिन हम यहाँ दशकों से है, तो वो छोटी लड़की हमसे टकराने लायक नहीं है। हा हा हा, मुझसे मुकाबला। बलभद्र का चेहरा गर्व से भर गया। वो पहले नक्षत्र नगर में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक था, मगर जब अचानक मेघना को उससे ऊपर का दर्जा दिया गया तो उसकी नाराजगी बढ़ गई थी। अब उसे उससे बदला लेने का मौका मिला था तो वो इसे कैसे छोड़ता? क्या वो सच में सोचती है कि वो कुछ खास है? अगर उसके पिताजी ना होते तो वो कभी यहाँ पहुँच भी नहीं पाती। महिलाएं हमेशा पुरुषों के हाथों की कठपुतली होती हैं। उसे यह बात समझनी चाहिए। बड़े भाई, एक बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, नीलामी में शिवगिरी संघ का हारना लगभग तय है। उस समय अन्य संघ शिवगिरी संघ पर टूट पड़ेंगे, तब हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही। बलभद्र ने भी सहमति जताई, मेघना को यहाँ से मजबूर होकर जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे बारे में क्या? अश्वघोष हल्की हंसी के साथ बोला, तुम लोग इस बात की चिंता मत करो। जैसे ही हम मेघना को यहाँ से हटा फेंकेंगे तो मेरे पास शिवगिरी संघ को फिर से उठाने का एक तरीका है। हे, मत भूलो कि हमारा नक्षत्र नगर के शाही परिवार के साथ रणनीतिक सहयोग है। ये बात सिर्फ हम तीनों जानते हैं, यहाँ तक कि अध्यक्ष को भी इसका पता नहीं है। तीनों बुजुर्ग चौंक गए और फिर एक साथ हंस पड़े। उसी समय अश्वघोष ने पूछा, वो दक्षिणी क्षेत्र से आया कचरा जिसे मेघना पाल रही है, क्या कर रहा है? आदमी ने जवाब दिया, वो अपने कमरे में ही बंद है, पर वो लड़की वेदिका साधारण नहीं है। मैंने उसकी जांच की तो पता चला कि वह हर्कराज कुल से जुड़ी हुई है और जहरीली औषधियां बनाने में माहिर है। कल ही उसने 10 जहरीली पिल्स बनाई थी और उनकी गुणवत्ता भी उच्च स्तर की थी। शायद यही एक चीज है जो मेघना के पास है। अश्वघोष की नजरें ठंडी हो गईं और कहा, वो एक पॉइजन मास्टर है। हक्का, किसी भी तरीके से वो सारी जहरीली पिल्स चुरा लो जो उसने बनाई हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेघना को वापसी का मौका मिले। मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता हूँ। बलभद्र की आंखों में भी क्रूरता की झलक थी। रिश्ते में वो सब मेघना के चचेरे भाई थे, मगर उनके तरीके इतने निर्दयी थे कि रास्ते में अगर कोई अपने ही परिवार का व्यक्ति भी आता तो वो उसे खत्म कर देते। दूसरी ओर हर्षवंश परिवार में चंद्रधर बेहद उत्साहित था। जैसा तुमने सोचा, तन्मय, रत्नाकर परिवार ने सही से काम किया और शिवगिरी संघ में अंदरूनी कलह शुरू हो गई। अब शिवगिरी संघ की मालकिन कुछ भी नहीं कर सकती। जहां तक उस दक्षिणी क्षेत्र से आए कचरे की बात है, वो अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। शायद वो सब चक्र महाविद्यालय के लोगों से डरा हुआ है। अब उसे अपने भतीजे पर गर्व महसूस हो रहा था और उसने कहा, तुम अभी जवान हो, लेकिन तुम्हारी योजना बनाने की क्षमता कमाल की है। सिर्फ ताकत से ही नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना भी जरूरी है, और तुम्हारे पास दोनों हैं। इस तरह की ताकत के साथ भले ही तुम डीमन स्लेयर ना बनो, लेकिन हर्षवंश परिवार आसमान छू सकता है।
तन्मय ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे महाविद्यालय से जानकारी मिली है कि अगर मेघना ने दिए गए समय में 5000 धरती मणि क्षमा याचना के तौर पर नहीं दी तो उनकी वासिका बंद हो जाएगी। उसने एक तीर से 4 निशाने लगाए थे। पहला, उसका आर्यन से बदला लेने का मकसद। दूसरा, शिवगिरी संघ को गिराकर रत्नाकर संघ के साथ रिश्ते मजबूत करना। तीसरा, अब जब उसके मास्टर का बेटा मर चुका था तो वही प्रमुख शिष्य बनेगा, फिर सब संसाधन और तीसरी श्रेणी की इमोर्टल रूट उसकी होंगी। और चौथा, उसने इस सब में कहीं से भी अपने हाथ गंदे नहीं किए थे, सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। तन्मय ने ठहाका लगाया और मन ही मन कहा, आर्यन, अब तुम्हारे पास मुझसे लड़ने के लिए क्या बचा है? मैंने बस एक चाल चली और तुम्हें सहारा देने वाले हाथों को भी काट दिया, अब तुम क्या करोगे? हा हा हा। शिवगिरी वासिका का पिछला प्रांगण। आर्यन अपने कक्ष में गहन ध्यान में लीन था। अब केवल 2 दिन बचे थे, लेकिन वो पूरी तरह से तय नहीं कर पाया था कि किस तरह का शस्त्र बनाए। हालांकि इस दौरान उसका शिल्प कौशल कोर स्टेज से अंबर स्टेज तक पहुंच चुका था। तभी बाहर अचानक जोरदार आवाज हुई, घुसपैठिया आया है। प्रांगण में हलचल मच गई। तिमरा को किसी ने तेज वार से हवा में उछाल दिया, वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरी। तभी अपने कक्ष के भीतर से वेदिका घबराई हुई बाहर निकली और चिल्लाई, स्नेंदु चाचा, चाचा, हमारी सभी पिल्स चोरी हो गई हैं। स्नेंदु, जो कुछ ही देर पहले बाहर गए थे, आवाज सुनकर तुरंत पिछवाड़े की ओर दौड़े। लेकिन सब कुछ तब तक खत्म हो चुका था, वो चोर पहले ही भाग चुका था। मेघना भी दौड़ते हुए पीछे के प्रांगण में पहुंची, लेकिन वेदिका की बात सुनकर उसके चेहरे पर गहन निराशा और गुस्से की लकीरें छा गई। उसकी आंखें भर आईं और उसके शब्द हताशा से भरे हुए थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या स्वर्ग भी मुझे मरते हुए देखना चाहता है? उसकी मुट्ठियां गुस्से में भिंच गईं। उसका दिल नफरत से भर गया। उसे अच्छी तरह पता था कि यह कांड किसने किया है। उसका संदेह अश्वघोष पर था, जो उसके खुद के परिवार का सदस्य था। फिर भी उसने अपने फायदे के लिए शिवगिरी वासिका को अंदर से तबाह करने की योजना बनाई थी। आर्यन ने कक्ष के भीतर से ये सब सुना। उसने देखा कि हर कोई निराश और हताश हो चुका है, लेकिन उसके दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। उसने गहरी सांस लेते हुए दरवाजे को खोला और स्नेंदु से कहा, वरिष्ठ, मुझे और स्पिरिचुअल पत्थर चाहिए। बहुत सारे, जितने हो सके उतने ले आओ। स्नेंदु, जो अब तक बेहद गुस्से में थे, आर्यन की आवाज सुनकर थोड़ा चौंक गए। क्या? उन्होंने हैरानी से पूछा, लेकिन आर्यन बिना कोई भी जवाब दिए अपने कक्ष में चला गया। उसका दिल उबल रहा था। अब मुझे पता है कि मैं क्या बनाऊंगा। मैं एक युद्ध कवच तैयार करने वाला हूँ। क्या वो सच में एक अनोखी और शक्तिशाली वस्तु को बना सकता था? एक इम्मोर्टल स्वॉर्ड या फिर एक इम्मोर्टल शस्त्र बनाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, इम्मोर्टल वस्तुएं बेहद दुर्लभ होती हैं और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जा सकता है, लेकिन आर्यन ऐसा कुछ बनाना चाहता था जिससे वह हर किसी को चौंका दे। अगर वो एक असाधारण कवच बना सका तो ये पूरे बाजार को हिला सकता था। आर्यन अपने कक्ष में बंद हो गया। बाहर सभी के मन में सवाल थे कि वो आखिर कर क्या रहा है। मेघना उदास और टूटी हुई थी। उसने पूछा, आर्यन क्या कर रहा है? वेदिका और तिमरा ने एक साथ सिर हिलाया और कहा, हमें भी नहीं पता। मेघना ने एक थकी हुई मुस्कान दी। उसे आर्यन से कोई उम्मीद नहीं थी, होती भी कैसे? आखिर इतने कम वक्त में वो भला क्या ही कर सकता था। वेदिका द्वारा तैयार की गई पिल्स भी अब चोरी हो चुकी थी, जो उसकी बची खुची उम्मीद को भी तोड़ गई। मेघना ने एक नज़र आर्यन के कक्ष की ओर देखा और स्नेंदु से कहा, आर्यन जो भी मांगे उसे दे देना। इसके बाद वो पलटकर धीरे धीरे आंगन से बाहर चली गई। उसके कदम भारी थे और उसकी उदासी उसकी झुकी हुई पीठ से साफ पता चल रही थी। उसका शरीर भी हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे वो उस दबाव को सहन नहीं कर पा रही थी। कोई नहीं जानता कि उसके कंधों पर इस समय कितना बोझ था। कोई नहीं जानता कि वो इस समय कितने दर्द में थी। नक्षत्र नगर में उसके और अन्य व्यापारिक संघों के बीच संपर्क जैसे टूट चुके थे। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि उसके करीबी साझेदार भी नहीं। वो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे एक पल में वो सीधे आसमान से जमीन पर गिर चुकी हो। अब वो जो आखिरी चीज चाहती थी, ये था कि कहीं से भी 5000 धरती मणियों का जुगाड़ हो जाए, ताकि उन्हें सप्तचर्क महाविद्यालय को देकर आर्यन के भविष्य को बचा सके। लेकिन 5000 धरती मणि कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। इसके अलावा महाविद्यालय द्वारा दिए गए समय के अनुसार केवल 5 दिनों में ये रकम जुटाना असंभव था। आंगन में तिमरा थोड़े गुस्से में थी। उसने कहा, यंग मास्टर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो मेघना दीदी की आंखों में दर्द को नहीं देख सकते? उनकी आंखों में जो निराशा थी, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। वो एक उच्च स्तरीय हकीम है, उसने अर्कराज कुल में सुप्रीम श्रेणी की पिल्स बनाई थी। फिर वो कुछ सुप्रीम श्रेणी की पिल्स क्यों नहीं बना लेते? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक उनके सिर पर शिल्पकारी का भूत क्यों सवार हो गया है। वो आर्यन के बर्ताव को लेकर बेहद गुस्से में थी। वेदिका भी थोड़ी असमंजस में थी।
वो अच्छे से जानती थी कि आर्यन एक उच्च स्तरीय हकीम है, फिर वो क्यों अपना वक्त शिल्पकला पर बर्बाद कर रहा है। अमृतद्वीप की पूरी भूमि पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो औषधि निर्माण और शिल्पकला दोनों में पारंगत हो, और ये वक्त इतना नाजुक था कि गलत निर्णय उन्हें तबाह कर सकता था। उनके पास सिर्फ 2 दिन बचे थे और आर्यन शिल्पकारी में वक्त खराब कर रहा था। हालांकि वेदिका ने खुद को संभालते हुए कहा, तिम्रा, आर्यन को मत कोसो, वो भी परेशान हैं। चलो हम भी चलते हैं, मैं मेघना के लिए कुछ पिल्स तैयार करूंगी। चोर के द्वारा अचानक हमला से तिम्रा काफी घायल हो गई थी। उसे अपने जख्मों को भरने के लिए कुछ दिन आराम की जरूरत थी, लेकिन इस गंभीर समय में वो आराम नहीं कर सकती थी। वो भी मेघना के लिए कुछ करना चाहती थी। वेदिका के सफ़ेद पड़ चुके चेहरे को देखकर उसके अंदर हिम्मत जागी। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी। इसके बाद वो दोनों अपने औषधि कक्ष में चली गई और उनके जाने के बाद स्नेंदु भी आर्यन के लिए स्पिरिचुअल पत्थर लेने चले गए। अश्वघोष के प्रांगण में हा, अब तो उसके पास ये पिल्स भी नहीं बची। मेघना की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी होगी। बलभद्र ने मेज पर पड़ी पिल्स को देखते हुए हंसते हुए कहा, भाई, नीलामी संग्राम शुरू होने में 2 दिन से भी कम समय बचा है। अब मेघना के पास कोई चाल नहीं बची। इस बार देखते हैं कि वो हमारे सामने कैसे घमंड दिखाएगी। अश्वघोष और बलभद्र दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। उन्होंने मेघना की आखिरी उम्मीद पिल्स को भी चुरवा लिया था। इसका मतलब था कि वो नीलामी में कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर पाएगी और इस तरह मेघना का हारना निश्चित था। बहना, अब भी तुम बहुत नासमझ हो। हा, बलभद्र ने घमंड से हंसते हुए कहा। हा, अश्वघोष भी उसके साथ हंसने लगा। उधर आर्यन के कक्ष में आर्यन के दिमाग में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। पूरी रात उसने एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकाए। वो लगातार अपनी योजनाओं को सुधारने में लगा हुआ था। आर्यन, मैं और स्पिरिचुअल पत्थर ले आया हूँ, स्नेंदु ने कक्ष के बाहर से कहा। हालांकि आर्यन ने बस इतना ही कहा, ये काफी नहीं है, मुझे और पत्थर चाहिए। स्नेंदु को यह बात समझ नहीं आई। आंगन में पहले ही पत्थरों का ढेर एक छोटे पहाड़ जैसा बन चुका था, फिर भी आर्यन को और स्पिरिचुअल पत्थर चाहिए थे। और उसने अब तक किसी भी पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया था। वो जब भी आता तो आर्यन का यही जवाब होता, और पत्थर चाहिए। क्या वो उसे सिर्फ एक गुलाम समझ रहा था? स्नेंदु ने आर्यन को शुरू से बहुत सम्मान दिया था, लेकिन अब उसे थोड़ी खींच हो रही थी। स्नेंदु ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद किया और वहां से मुड़कर चला गया। आखिर ये मेघना का आदेश था तो उसे आर्यन की हर जरूरत पूरी करनी थी। कक्ष के अंदर, नहीं, ये सही नहीं है, ये बहुत साधारण है, नहीं, ये काफी शक्तिशाली नहीं है, नहीं, मैं खिलौना नहीं बना रहा हूँ। आर्यन सोचते हुए बार बार अपने विचारों को खारिज कर रहा था। वो अपने दिमाग में लगातार अपनी सभी योजनाओं को और बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। शिल्प कौशल में सबसे अधिक आपको अपनी दिमागी शक्ति पर काम करना पड़ता है। अगर आपकी दिमागी क्षमता असाधारण से परे होगी, तभी आप एक बेहतर शिल्पकार बन सकते हैं। आर्यन भी वही कर रहा था। उसके दिमाग में जितने भी कवच के तरीके पनप रहे थे, वह उन्हें और बेहतर कैसे बना सकता है, इसी पर काम कर रहा था। वो पूरी तरह से खुद में खो गया था। समय बीतता जा रहा था और आर्यन एक पल के लिए भी नहीं रुका। इस बीच आंगन में स्पिरिचुअल पत्थरों का ढेर बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन आर्यन अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने और पत्थर मांगे। अंत में जब स्नेंदु का सब्र जवाब दे गया तो उसने गुस्से में फटते हुए कहा, लड़के, आखिर तुम चाहते क्या हो? पूरी रात में उसने पत्थर ढो ढोकर आंगन में एक विशाल पहाड़ जैसा ढेर बना दिया था, लेकिन आर्यन ने एक भी पत्थर को छुआ तक नहीं। इसके बावजूद उसे बिना रुके पत्थर लाने को कहता रहा। अगर ये उसे तंग करना नहीं था तो और क्या था? स्नेंदु, जिसकी उम्र 60 के पार थी और जिसने अपना पूरा जीवन सेवा और सम्मान में बिताया था, अब अंदर ही अंदर खौल रहा था। उसने मेघना के हुक्म का पालन करते हुए आर्यन का हर कहना माना, पर यह सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आर्यन ने उसको एक गुलाम जैसा समझ लिया था, यहाँ तक कि आर्य परिवार के मुखिया भी उसको सम्मान देते थे, पर आर्यन ने उसकी बात का जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा। इसने उसके गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया। अब उसे और भी यकीन हो गया कि आर्यन उसके साथ मजाक कर रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, लड़के, बाहर आओ। उसकी आवाज सुनकर वेदिका और तिम्रा जल्दबाजी में बाहर निकलीं। जैसे ही उन्होंने आंगन में पत्थरों का ढेर देखा, वो दोनों भी दंग रह गईं। स्नेंदु चाचा, क्या हुआ? स्नेंदु चाचा, क्या आर्यन ने आपको नाराज कर दिया? स्नेंदु ने गुस्से में जवाब दिया, उसने मुझे एक गधा बनाकर रख दिया है। देखो, मैंने कितने स्पिरिचुअल पत्थर ढोकर यहाँ जमा कर दिए हैं, लेकिन उसने इनमें से एक को भी हाथ नहीं लगाया। पता नहीं महाराज जी अंदर क्या गुल खिला रहे हैं, कोई जवाब भी नहीं दे रहे। उसने पूरी रात मेहनत की थी और आर्यन ने उसे जवाब तक नहीं दिया था। ऐसे में गुस्सा आना लाजमी था। तिम्रा ने तुरंत कहा, स्नेंदु चाचा, शांत हो जाए। हो सकता है यंग मास्टर ने आपकी बात सुनी ही ना हो। वेदिका ने भी समझाने की कोशिश की, स्नेंदु चाचा, गुस्सा मत कीजिए। वो ऐसा ही है।
एक बार जब वो किसी काम में लग जाता है तो बात करना तो छोड़िए, आसमान भी गिर जाए उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। तभी कक्ष के अंदर से आर्यन के पागलों की तरह हंसने की आवाज आई। मुझे समझ में आ गया, हाँ मुझे पता चल गया। फिर उसने कहा, वरिष्ठ सभी पत्थरों को मेरे कक्ष में ले आइए। स्नेंदु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, लड़के हद पार मत करो। हर इंसान के अंदर आग होती है और आर्यन सच में उसे भड़काने का काम कर रहा था। आर्यन थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसने कहा, अरे वरिष्ठ, क्या हुआ? दरवाजा खोलकर उसने आंगन में पड़े पत्थरों के ढेर को देखा। उसने कुछ सोचा और कहा, शायद पत्थर अभी भी थोड़े कम हैं। ये सुनकर एक पल के लिए स्नेंदु अवाक रह गए। वो पहले से ही गुस्से में थे। आर्यन की बातों ने जैसे आग में घी डालने का काम किया और उनका गुस्सा अब 1000 गुना बढ़ गया। तिम्रा ने उसे कसकर पकड़ लिया। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो स्नेंदु सच में अपना आपा खो देते। वेदिका ने गुस्से में आर्यन से कहा, आर्यन तुम आखिर कर क्या रहे हो? आर्यन को कुछ समझ नहीं आया। जैसा कि वेदिका ने पहले कहा था, वो अपनी साधना में इतना डूब गया था कि उसे आसपास की किसी चीज का एहसास ही नहीं हुआ। इसीलिए जब उसने उनके गुस्से भरे चेहरे देखे तो वो थोड़ा भ्रमित हो गया और पूछ बैठा, तुम सबको क्या हुआ? तुम? स्नेंदु ने गुस्से में उसे घूरा और चिल्लाया, लड़के तुम्हारी। ठीक है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ये कहकर उसने गुस्से में अपने हाथ झटके तिम्रा को एक ओर धकेला और फिर बड़े कदमों के साथ वहां से बाहर चले गए। आर्यन को अब तक कोई अंदाजा नहीं था। उसने हैरान होकर पूछा, वरिष्ठ आखिर क्या हुआ? तिम्रा ने गुस्से में आर्यन की तरफ देखा और चिल्लाई, मैं भी जा रही हूँ। हमफ, वो भी बहुत गुस्से में थी। वेदिका ने भी आर्यन को एक नाराजगी भरी नजर से देखा और तिम्रा के साथ अपने कक्ष में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। आर्यन सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर बच्चों की तरह नासमझी वाले भाव थे। आर्यन ने हल्के से खुद से कहा, मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया? छोड़ो, अगर मदद नहीं करनी तो मत करो, मैं खुद कर लूंगा, ठीक है? आर्यन के पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं था। उसने जल्दी से सभी स्पिरिचुअल पत्थरों को अंदर किया और भट्टी के सामने खड़ा हो गया। सबसे पहले उसने गहरी सांस लेते हुए अपने दिमाग से सभी व्यर्थ ख्यालों को बाहर निकाल फेंका। फिर उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभरी। उसने एक एक करके स्पिरिचुअल पत्थरों को उठाया और धधकती भट्टी में फेंक दिया। कुछ पल बाद आर्यन ने एक हाथ में हथौड़ा उठाया और पागलों की तरह जलते हुए स्पिरिचुअल पत्थरों को पीटने लगा। उसके मन में उत्साह का सैलाब उमड़ रहा था। मैं एक ऐसा कवच बनाऊंगा जो सबको चौंका देगा, एक ऐसा कवच जिसे कोई भी तलवार या तीर भेद नहीं पाएगी। इसके बाद उसने अपनी सौल शक्ति को सक्रिय किया और उसकी चेतना में एक ताम्र पुरुष जाग उठा। जैसे ही उसकी आंखें खुली, आर्यन के शिल्प कौशल की समझ 10 गुना बढ़ गई। आर्यन के हथौड़े की आवाज पूरे कक्ष में धमाकों के जैसे गूंज रही थी। अगर ये दुनिया मुझे नीचा दिखाना चाहती है तो मैं इसे दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। हर्षवंश परिवार, सप्तचक्र महाविद्यालय और नक्षत्र नगर के सभी लोग, बस देखना, मैं वो बनाऊंगा जिसे देखकर सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अपनी पिछली दुनिया की कहानियों और कल्पनाओं में बसने वाले दैत्यों के आधार पर वह एक कवच गढ़ रहा था जिसे वो इस दुनिया में वास्तविकता में लाना चाहता था। उस कवच की शक्ति इतनी प्रबल होगी कि कोई भी उसे आसानी से भेद नहीं सकेगा। वो लोहे के दैत्य जो विज्ञान और तकनीकों से बने होते थे, आर्यन उन्हें अमर ऊर्जा से सजीव बनाना चाहता था, लेकिन यह एक कवच के रूप में होगा। हालांकि आर्यन उसे किस रूप में गढ़ने वाला था उसके अलावा किसी को नहीं पता। ये केवल शुरुआत थी, उसके पास और भी बड़े इरादे थे। आर्यन का खून उबाल मार रहा था। वो बिना रुके पत्थर पर हथौड़ा चला रहा था। इस पल वो एक पागल दानव जैसा लग रहा था। वो अपने आसपास की हर चीज भूल चुका था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने मेघना का अपमान किया। आधी रात बीत चुकी थी। आर्यन का हथौड़ा चलता रहा। अचानक वो एक पल के लिए रुका और चिल्लाते हुए बोला, पूर्वज, मुझे आपकी थोड़ी शक्ति चाहिए। पूर्वज रुद्रदेव, जो आर्यन के हर काम पर नजर रखे हुए थे, उसके विचित्र प्रयासों को देखकर उलझन में थे। वो भी उसकी योजना को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। फिर भी पूर्वज रुद्रदेव ने उसकी आवाज सुनकर कहा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्तियों की एक लहर उसके शरीर में डाल दी। अचानक आर्यन के शरीर की शक्तियां और प्रबल हो गई और उसका शरीर एक सुनहरी रोशनी में चमकने लगा। आर्यन ने अपनी और रुद्रदेव की शक्तियों को मिलाकर एक नीली रोशनी का कतरा स्पिरिचुअल पत्थरों में डाल दिया और कवच को गढ़ने लगा। एक बार फिर से हथौड़े की आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार हर हथौड़े की चोट के साथ पूरे कक्ष में झटके महसूस हो रहे थे और रंग बिरंगी चांगरियां फूट रही थी। आर्यन के पास पहले से अग्नि तत्व की शक्तियां थी, तो उसने अग्नि तत्व का भी इस्तेमाल किया। जल्द ही वो जिस दैत्य को गढ़ रहा था उसका आकर पूरा हो गया और जैसे ही यह हुआ, स्पिरिचुअल पत्थरों से बना वो दैत्य अचानक उठ खड़ा हुआ, मानो उसमें जान आ गई हो। आर्यन ने उस दैत्य पर एक नजर डाली और बेहद खुश होते हुए कहा, सबके चेहरे देखने लायक होंगे जब वो इस कवच को देखेंगे।
इससे पहले कि पूर्वज रुद्रदेव उस दैत्य की ताकत को पूरी तरह महसूस कर पाते, आर्यन ने उसे अपनी स्पेस रिंग में सील कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, पूर्वज, नीलामी से पहले आप भी इसे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उस वक्त मैं आपको भी एक झटका दूंगा। रुद्रदेव हंसते हुए बोले, तुम बड़े शरारती हो। इसके बाद आर्यन ने और भी कई तरह के कवच बनाने शुरू कर दिए, रात से सुबह, सुबह से दोपहर, फिर रात और फिर देर रात। आर्यन लगातार काम कर रहा था। हवा में अमर ऊर्जा की गंध और हथौड़े की गूंज व्याप्त थी। उसके पास स्पिरिचुअल पत्थरों का ढेर धीरे धीरे कम हो रहा था और उसकी स्पेस रिंग में रचनाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। साथ ही उसकी आत्मविस्फोट पिल भी कम होती जा रही थी। अमर ऊर्जा के लगातार खत्म होने के कारण उसे इन पिल्स का सहारा लेना पड़ रहा था। लेकिन वो मेघना के लिए अपनी जान भी दे सकता था, तो ये पिल्स उसके लिए क्या मायने रखती थीं। आधी रात का समय था जब आर्यन ने अपनी आखिरी रचना पूरी की। उसके पास स्पिरिचुअल पत्थरों की मात्रा बहुत कम बची थी, जो एक और कवच बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। आर्यन ने बुदबुदाया, अब इनसे क्या बनाया जा सकता है? क्या एक स्वॉर्ड बनाऊं? फिर उसने माथे से पसीना पोंछते हुए सोचा, पर मैंने पहले कभी स्वॉर्ड नहीं बनाए और वैसे भी इतने कम स्पिरिचुअल पत्थरों से एक स्वॉर्ड भी नहीं बनाई जा सकती। वो गहरी सोच में डूब गया कि उसी वक्त उसके कानों में पूर्वज रुद्रदेव की आवाज सुनाई दी, तुम्हारी स्पेस रिंग में बहुत सी टूटी हुई स्वॉर्ड्स पड़ी है, उन्हें तोड़कर उनके तत्वों को निकाला जा सकता है। आर्यन चौंका, अगर आपने नहीं कहा होता तो मैं उनके बारे में भूल ही गया था। उसे याद आया कि भूमिगत नदी से जो टूटी हुई तलवारें मिली थी वो सभी इमोर्टल स्तर की थी। भले ही वे सब टूटी हुई थी, पर अगर उन्हें दोबारा ढाला जाए तो उनसे एक शक्तिशाली शस्त्र बनाया जा सकता था। लेकिन आर्यन असमंजस में था, लेकिन पूर्वज, इन टूटी हुई स्वॉर्ड से तत्व कैसे निकालूं? मुझे तत्वबंध तकनीक नहीं आती। पूर्वज रुद्रदेव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तत्वबंध तकनीक देता हूँ। आर्यन ने उनकी बात मान ली और अगले ही पल एक हल्की चमक उसकी चेतना में समा गई। बधाई हो आर्यन, तुम्हें तत्वबंध तकनीक सीखने पर 100 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 100 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन ने खुश होते हुए कहा, शुक्रिया पूर्वज। अब इस तकनीक से वो भविष्य में किसी भी स्पिरिचुअल शस्त्र को तोड़कर उपयोगी सामग्री प्राप्त कर सकता था। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, पूर्वज, अब आगे से जो भी दिव्य शस्त्र मिलेगा मैं सबसे पहले उसे तोड़कर देखूंगा। पूर्वज रुद्रदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत शरारती हो। चलो अब अपना काम शुरू करो। इसके बाद आर्यन ने अपनी स्पेस रिंग से एक टूटी हुई स्वॉर्ड को बाहर निकाला और अभी मिली नई तत्वबंध तकनीक का इस्तेमाल करके उसकी चीरफाड़ शुरू कर दी। वाह, इसमें कितनी शक्तिशाली ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया है। स्वॉर्ड में बहती शक्तिशाली ऊर्जा को देखते हुए आर्यन की आंखें चमक रही थी। साथ ही वो हैरान भी था। ये भले ही एक टूटी हुई स्वॉर्ड थी, लेकिन उसके अंदर की शक्ति अत्यधिक प्रबल और अपरिभाष्य थी। आर्यन ने पहले ही कई दिनों से आराम नहीं किया था, जिससे उसका शरीर बेहद थका हुआ था। इस कारण इस ऊर्जा को नियंत्रित करना उसके लिए थोड़ा कठिन साबित हो रहा था। तभी एक जोरदार झटके के साथ आर्यन पीछे की ओर उड़ गया। उसके सीने में खून उबाल मारने लगा और उसने गुस्से में बुदबुदाया, ये क्या, इतनी शक्तिशाली? पूर्वज रुद्रदेव ने शांत स्वर में कहा, बेशक ये ताकतवर है। ये स्वॉर्ड अमर ऊर्जा से भरी हुई है। मेरे अनुसार ये टूटी स्वॉर्ड सप्तचर्क महाविद्यालय के किसी उच्च स्तरीय पागल शिल्पकार द्वारा बनाई गई होगी। उन्होंने आगे कहा, शायद इतनी अमर ऊर्जा के उपयोग से ही ये टूटी होंगी और उस पागल ने इन्हें नदी में फेंक दिया होगा, जो बहते हुए उन काटकाश बीस्ट ने निगल ली होंगी और वो संक्रमित हो गए होंगे। आर्यन ने थोड़ा उत्साहित होकर पूछा, तो फिर? पूर्वज रुद्रदेव ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, तो कुछ भी नहीं, चलो अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपना कौशल दिखाऊं। लड़के, ध्यान से देखना, मैं ये केवल एक बार करूंगा। इसके बाद उन्होंने आर्यन के शरीर को काबू किया और हाथ में हथौड़े को उठा लिया। आर्यन उनके हर एक कदम को ध्यानपूर्वक देख रहा था और कुछ भी नजरअंदाज नहीं कर रहा था। सबसे पहले अपनी ऊर्जा को काबू करो, अपनी शक्ति पर काबू पाओ। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, शक्तियां केवल एक सहायक है, मुख्य है तुम्हारी ऊर्जा, और उस ऊर्जा के पीछे तुम्हारा इरादा होना चाहिए। इस टूटी हुई स्वॉर्ड की ऊर्जा को खुद बाहर आने दो और फिर इसे ढांचे में रूपांतरित करो। लेकिन ये तुम्हारे नियंत्रण से बाहर नहीं होनी चाहिए। ये ऊर्जा अभिमानी हो सकती है, उद्दंड हो सकती है, पर इसे खुद पर हावी मत होने दो। तुम्हें इसे पूरी तरह से वश में करना होगा। तभी पूर्वज रुद्रदेव की शक्ति सक्रिय हुई और उन्होंने जोर से हथौड़ा मारा। इसे दिखाओ कि तुम इससे भी ज्यादा अभिमानी हो। जैसे ही हथौड़े की चोट लगी, चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगी और स्वॉर्ड की ऊर्जा ने फिर से झटका मारा, मगर पूर्वज रुद्रदेव की शक्तियां उस पर भारी पड़ी और उसे वापस धकेल दिया। इसके तुरंत बाद पूर्वज रुद्रदेव ने हथौड़ा फिर से मारा। शिल्पकला युद्ध की तरह है। तुम्हें शक्ति और नरमी के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। धम धम धम। पूर्वज रुद्रदेव हथौड़ा चलाते रहे। हर बार की ताकत अलग थी।
कभी वो कठोर और उग्र थे तो कभी कोमल और निश्चित। ये प्रक्रिया बेहद जटिल और समझ